हेलो गाइस, मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूं आपका इस सीरीज में जिसका नाम है जेके एसएसबी रैपिड रिकैप सीरीज। चूंकि नाम तो रैपिड रिकैप सीरीज है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज में हम जनरल साइंस को जो है जेके एसएसबी के अंदर जो भी जनरल साइंस पूछी जाएगी उसका आपको जो भी टॉपिक होगा उसको मैं कंप्लीट वे में कंप्लीट यहाँ पे जो है कवर अप करवाऊंगा। और कोई भी टॉपिक हो उसको आप इस तरह से पढ़िए कि भाई दोबारा उसको पढ़ने की कभी जरूरत ही ना पड़े, वन टाइम में कवर अप कर दिया करें। जो जब भी किसी भी एग्जाम के लिए जो कोई चीज है फिर उसको सिर्फ रिवाइज कर दिया करें, इस तरह से कंप्लीट कर दिया करें। तो अब यहाँ पे मैंने एफए का सिलेबस आपका शाम को देखा, तो उसके अंदर जो एक टॉपिक रखा गया है वो विटामिन्स रखा गया है। विटामिन्स आज हम इसी पे बात करेंगे, विटामिन्स को लेके चलते हैं और इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे विटामिन्स को। तो देखेंगे, मेरे को अभी ध्यान में भी आया शाम को कि ये स्ट्राइक किए थे क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस जब भी मैंने 2-3 एग्जाम जो मैंने फेस किए थे, तो इससे हर बार क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में होता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में होता ही होता है। और सो सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन होता है कि आप उसको मिस भी नहीं करोगे, लेकिन कभी उसको इस तरह से घुमाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्वेश्चन विटामिन का है या कहीं और का है। तो क्वेश्चन तो इजी होता है, लेकिन कभी घुमा के इस तरह से इनडायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। जिस तरह मैं आपको बताऊंगा कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था हमें कि बताइए भाई, जस्ट आई थिंक इन जो मैंने 2-3 एग्जाम दिए हैं इन्हीं में से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए जो फास्फोर्स, आई थिंक फास्फोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल, कि फास्फोर्स जो मेटाबॉलिज्म है उसकी उसकी उसमें उसकी एब्जॉर्प्शन में फोर्स फास्फोरस की जो मेटाबॉलिज्म है उसको कौन सा विटामिन हेल्प करता है। हाँ, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। देखिए ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन था बिल्कुल एक एग्जाम में। मुझे याद नहीं पटवारी वाले एग्जाम में था या कौन सा असिस्टेंट पंचायती वाले जिसपे मैं एग्जैक्ट आज काम कर रहा हूँ। फास्फोरस फास्फोरस मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल इस यही एग्जाम यही क्वेश्चन था। फास्फोरस की जो मेटाबॉलिज्म है यही क्वेश्चन था, इसको कौन कंट्रोल करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फास्फोरस मेटाबॉलिज्म जो है किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन था। विटामिन को देख के ही मुझे जो है सिलेबस देख के ही शाम को ध्यान आया कि मेरे एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कि कभी फिर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भाई विटामिन से ये तो है, तो विटामिन से ये कौन सा जो है, ये ये किस किस विटामिन, कौन सा विटामिन ये करता है, कंट्रोल करता है, इसकी एब्जॉर्प्शन कौन कंट्रोल करता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। कभी कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है। तो ये इस तरह से आप पढ़िए कि कभी आपको दोबारा जो है पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो मैं कोशिश करूंगा कि विटामिन्स को आपको इस तरह से पढ़ा दूं कि दोबारा इंशाल्लाह आपको कभी जरूरत ना पड़े किसी दूसरे चैनल पे जाने की या दूसरे सोर्स को कंसिडर करने की। हाँ, फिर एमसीक्यूज को आप ट्राई करिए, एमसीक्यूज को लगाते जाइए और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इंशाल्लाह आपको कभी भी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से किसी दूसरे सोर्स पे जाने की। चलिए, तो शुरू करते हैं। हम यहाँ से हम अपने विटामिन्स को, सबसे पहले हम नाम पे चलते हैं। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स तो लेके चलते हैं विटामिन्स को भाई। विटामिन देखिए, वाइट ये जो एक्चुअल में नाम पड़ा, इस तरह से नाम पड़ा विटामिन्स। इस वाइटा ये नाम पड़ा था पहले। वाइट ये लैटिन वर्ड है, विटामिन वाइटा वाइटा, इसको नाम दिया गया था पहले वाइटा अमीन, इस तरह से वाइटा अमीन। ये वाइटल जो वर्ड है ना, वाइटा, ये लाइफ के लिए वर्ड आता है, लाइफ के लिए वर्ड आता है वाइटा। वाइटल मतलब वाइटल वर्ड, वाइटल वाइटल वर्ड, यानी ऐसी ऐसे वाइटा अमीन नाम था कि ऐसे चीजें हैं, ऐसे कोई कंपाउंड्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लाइफ के लिए यानी इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब तो समझते हो, जो इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। वाइटल मींस वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल का वर्ड समझते हो भाई, दिस इज वेरी वाइटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? लाइफ के लिए। तो वाइटल है लाइफ के लिए, ये लैटिन वर्ड से निकला गया था। तो अमीन इसलिए था कि भाई डाउट साइंटिस्ट को ऐसा लगता था, केमिस्ट को ऐसा लगता था कि इसके अमीन अमाइनो ग्रुप है इसके अंदर, तो इसीलिए अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप है इसके अंदर। दैट इज वाई इसको नाम दिया गया था वाइटा अमीन, वाइटा अमीन। लेकिन लेटर ऑन पता चला कि इसके अंदर कोई अमाइनो ग्रुप नहीं है, कोई अमाइनो ग्रुप इसके अंदर नहीं है, तो ई को ड्रॉप किया गया और नाम पड़ गया विटामिन। इस तरह से विटामिन नाम पड़ गया विटामिन। ठीक है, ये आपके विटामिन नाम हो गया। अब है क्या? ये एसेंशियली डाइटरी फैक्टर्स हैं भाई, एसेंशियली जो है डाइटरी फैक्टर्स हैं। आपको पता ही है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी मॉलिक्यूल्स के अलावा है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा है जो हमारी डाइट में हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये एसेंशियल हम ऐसे कह सकते हैं। विटामिन क्या है? आपको नाम के बारे में पता चल गया, वाइटल, इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। ठीक है, और क्या है? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स हैं। क्या है ये? विटामिन क्या है?
एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स हैं, एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड बाई, जो रिक्वायर्ड होते हैं एनिमल्स, दैट आर रिक्वायर्ड, जिनकी जरूरत पड़ती है बाई ऑर्गेनिजम्स इन स्मॉल अमाउंट, इन स्मॉल अमाउंट। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, इसमें ज्यादा बोर्ड का एग्जाम तो पास करना नहीं है बस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी तरफ, तो पढ़ने का मकसद ये, इस तरह से पढ़ाने का मकसद ये है, वरना हर चैनल तो पढ़ा ही रहा है चीजें, तो हमें क्या है, लेकिन मेरे पढ़ाने का मकसद ये होगा कि मैं इस तरह से पढ़ा दूं कि आपको दोबारा कभी उस चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके चले जाऊं मैं आपको। तो ये एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ऑर्गेनिज्म में, क्या बेसिक, हाँ ये और एक बात ध्यान रखना, बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आपको इस टॉपिक को। एसेंशियली डाइटरी फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ऑर्गेनिज्म में स्मॉल अमाउंट्स में, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज के लिए जरूरत पड़ती है इनकी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये याद रखिए, आप ऐसा नहीं है कि ये कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि विटामिन आर द बहुत बड़े सोर्स, दे आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ऐसा लिख दोगे, यस यस यस, ओ ऑल ऑफ द अबव, हाँ गुड सोर्स ऑफ, स्टेटमेंट में आ जाएगा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप उसको भी टिक कर दोगे, हाँ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। नहीं, दे आर नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। लेकिन देयर जो प्रेजेंस है वो एसेंशियल है फॉर एंजाइम सिस्टम्स, किसके लिए, एंजाइम सिस्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स काम करते हैं ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ऐसे कह सकता हूँ ये को फैक्टर्स होते हैं एंजाइम्स के, ये क्या होते हैं, को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ये हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं उनके को फैक्टर्स होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है ये बात ध्यान रखना, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अलबत्ता क्या होता है, अगर इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी, इनकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाएगी, इनकी डेफिशिएंसी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी समझते हो, इनकी अगर बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में कुछ डिजीजेस आ जा सकती हैं, डिजीजेस हो जाएंगी, इनकी कमी से हमारी बॉडी में डिजीजेस आ जाती हैं भाई। डिजीजेस क्यों हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारे एंजाइम्स जो बॉडी में हमारे एंजाइम्स हैं, जो बॉडी के अंदर हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, आपको पता ही है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो हम जिनको हम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में खाना हजम करने में हेल्प करते हैं, बाकी बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं, हम उनको पढ़ेंगे एंजाइम पे, अगर सिलेबस में होंगे तो इस चीज पे भी हेल्प देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन अब यहाँ पे हम इसी चीज पे स्टिक करेंगे। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस जो है, तो उन डेफिशिएंसी अगर इनकी हो जाएगी तो ये कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो बायो जो कैटलिस्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर, जैसे आपको पता है बहुत सारे एंजाइम्स हैं बॉडी के अंदर, तो उनके कोफैक्टर्स हैं, उनके साथ ये मिलके काम करते हैं। तो अगर सपोज करिए किसी विटामिन की कमी हो गई तो वहां क्या हो जाएगा, वो एंजाइम प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा, जब एंजाइम काम नहीं कर पाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर कोई डिजीज को आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में कह सकते हो कि ये जो है इनकी डेफिशिएंसी डिजीज जो है, ये इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी, कोई डिजीज आ जाएगी भाई, ठीक है। तो याद रखिए, दे आर एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स, दे आर एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स क्यों, और इंपॉर्टेंट बात ये है एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स फिर क्यों है भाई, एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स क्यों है, एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स क्यों है फिर, क्योंकि बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, क्यों, क्योंकि दे आर एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स बिकॉज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देम, ऑर्गेनिज्म जो है उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्गेनिज्म जो है ना, हमारी बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम एक्सेप्ट, आपको पता ही है, हाँ वो तो आप जानते हो, सारे के सारे पहले से पढ़ते आ रहे हो, आपने रट्टा लगा रखा हुआ है। बिकॉज ऑर्गेनिज्म जो है, यानी ऑर्गेनिज्म जो बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी है उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसीलिए जो है हमें डाइट में उनको लेना पड़ता है, डाइटरी एसेंशियल है, डाइटरी इसलिए एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स हैं, इसलिए हमें बाहर से इनको लेना पड़ता है, डाइट में इनको लेना पड़ता है। तो इसी ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, जब नहीं कर पाती है तो किसके अलावा, लेकिन कौन से विटामिन के अलावा, एक्सेप्ट विटामिन डी, लेकिन उसमें भी रूल ऊपर वाले का ही है, ऑलमाइटी का है, एक्सेप्ट विटामिन डी, इसको छोड़ के, विटामिन डी को छोड़ के भाई। विटामिन डी में भी कौन हेल्प करता है विटामिन डी को बनाने में, जो हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है, स्किन वो भी कब प्रोड्यूस करती है, जब उस पे विच इज प्रोड्यूस बाय द, हाँ स्किन, विच इज दैट में बी प्रोड्यूस बाय द स्किन, कैसे, जब इसकी इरेडिएशन होती है ऑफ स्टीरोल्स बाय सन, जो हमारी इसके अंदर स्टीरोल्स हैं, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, प्रोड्यूस्ड, जो हमारे, याद रखिएगा विटामिन एक्सेप्ट किसको, हमारी बॉडी में विटामिन डी के अलावा कोई विटामिन नहीं बनता, एक्सेप्ट
याद रखिए मैंने यही कहा कि ये डाइटरी एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होते एक्सेप्ट किसके अलावा? विटामिन डी के अलावा। एक्सेप्ट विटामिन डी, एक्सेप्ट विटामिन डी, विटामिन डी के अलावा सिंथेसाइज नहीं होते। और विटामिन डी भी कैसे सिंथेसाइज होता है? कौन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में विटामिन डी को? आपको पूछेगा भाई विटामिन डी इज प्रोड्यूस बाय द स्किन, लंग्स। विटामिन डी इज प्रोड्यूस बाय द फलाना ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गन कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है विटामिन डी को? तो विटामिन डी को ऑर्गन प्रोड्यूस करता है स्किन। कौन प्रोड्यूस करती है? स्किन प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है? बाय इरेडिएशन, बाय इरेडिएशन, जब उस पे सनलाइट पड़ती है, बाय इरेडिएशन ऑफ स्टीरोल्स, जो इसके अंदर स्टीरोल्स हैं स्किन के अंदर, विद सनलाइट, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है स्टीरोल्स के ऊपर, तो ये जो है क्या हो जाता है? विटामिन डी की सिंथेसिस हो जाती है। तो विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है हमारी बॉडी में बाय द रेडिएशन, जब उसके ऊपर सन की रेडिएशंस पड़ना वो पड़ती हैं, तो इस तरह से वो प्रोड्यूस हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, वो सिंथेसाइज हो जाता है विटामिन डी बाय रेडिएशन ऑफ स्टीरोल्स विद सनलाइट। तो याद रखिए विटामिन सी जो विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज बॉडी कर सकती है। तो इसीलिए एसेंशियल है, एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स हैं, इसलिए डाइट में हमको लेना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। तो ये आपने सीख लिया विटामिन डी क्या है। तो रोल ऑफ विटामिन क्या है? रोल ऑफ विटामिन यही है कि उनको बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। क्यों? हाँ, और याद रखिएगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल है। एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये को एंजाइम्स जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं उसके को फैक्टर्स हैं, उन अगर इनकी थोड़ी सी भी कोई कमी पड़ जाएगी तो ये एंजाइम्स का इम्बैलेंस, एंजाइम्स के जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। जब गड़बड़ा जाएगा तो बाई डेफिशिएंसी उसके अंदर जो डिजीजेस हैं, वो इंसान के अंदर डिजीजेस जो हैं वो पैदा हो जाएंगी। फिर कुछ ना कुछ अलग अलग डिजीज हो जाएंगी, जो अलग अलग विटामिन जो है अलग अलग डिजीज करेंगे। तो ये हम आगे सीखेंगे फिर इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा, तो ये चीज के एंजाइम्स को जो हम क्या कहते हैं, विटामिन को हम क्या कहते हैं? को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एंजाइम्स, विटामिन हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन भी की जाती है, कितनी किस्म की क्लासिफिकेशन, कितनी किस्म के एंजाइम्स होते हैं, सॉरी ये होते हैं विटामिन होते हैं। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। थोड़ा तेज तेज बोलने की आदत भी है मेरे को, क्या करें। अब क्लासिक आपको समझना होगा, क्योंकि अगर ज्यादा धीरे बोलूंगा ना तो फिर एक तो लंबा हो जाएगा, और ये जो है स्पीड रखनी पड़ती है ना भाई, नहीं तो लंबी हो जाएगी क्लास बहुत ज्यादा। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, देखिए विटामिन जो है दो ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है। एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन है। आई थिंक इंट्रोडक्शन जो है ना, इंट्रोडक्टरी जो इसके बारे में आपको विटामिन के बारे में, इसी के बारे में पता चल गया होगा, क्या मैंने आपको बताया सारी बातें। आपको समराइज करिए, नोटबुक लेके रखिए साथ में और लिखते जाइए। फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन, ठीक है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इतना तो आप जेके एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई छोटे वो तो है नहीं, तो इसमें आप नाम से ही समझ जाओगे कि फैट सॉल्युबल क्या है। जो फैट के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, जो फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे इजिली। जिस तरह से जो भी विटामिन जो है सॉल्युबल इन फैट्स है, जो विटामिन सॉल्युबल इन फैट्स है, जो विटामिन सॉल्युबल इन फैट्स है। और याद रखिए इनकी जिस तरह से, देखिए सॉल्युबल इन फैट्स का मतलब क्या समझते हैं? जिस तरह से किसी चीज को घुलने के लिए जो है पानी की जरूरत होती है, इस तरह से इन जो ये वाले फैट सॉल्युबल हैं, इनको घुलने के लिए क्या फैट की जरूरत होगी भाई, ये फैट में डिसॉल्व होंगे। ये विटामिन जो है बॉडी में फैट टिश्यूज और लीवर में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ स्टोर हो जाते हैं? लीवर में। अब जैसे देखिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, जिस तरह से आपने देखा होगा तेल और पानी जो है ना वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। कभी देखा आपने तेल और पानी जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। वैसे ये वाले विटामिन पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे भाई। ये वाले विटामिन जो है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। इसके लिए इनके डिसॉल्व होने के लिए क्या चाहिए होगा? फैट्स का होना जरूरी होगा, ठीक है। इनके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए इनका क्या होगा? फैट का होना। दीज आर सॉल्युबल इन फैट्स। और इनकी एब्जॉर्बिशन के लिए बॉडी में प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट और फैट की एसेंशियल जरूरी है, ठीक है। इनके एब्जॉर्बिशन के लिए याद रखिए ये सॉल्युबल इन फैट्स है, इसलिए इनकी एब्जॉर्बिशन के लिए, फॉर देयर एब्जॉर्बिशन, और फॉर इनकी मैं ऐसे कह सकता हूं कि फॉर देयर एब्जॉर्बिशन, और देयर एब्जॉर्बिशन जो इन द बॉडी, बॉडी में इनकी एब्जॉर्बिशन के लिए, फॉर देयर एब्जॉर्बिशन इन द बॉडी क्या क्या जरूरी है? फॉर देयर एब्जॉर्बिशन इन द बॉडी क्या क्या जरूरी है? प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट्स, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंस ऑफ
बाइल साल्ट्स ये पूछ सकता है भाई, प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट्स एंड फैट्स इज एसेंशियल। देखिए ये तो आसान लग रहा होगा साइंस स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल आसान होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स आर्ट्स बेसिस हैं, जो स्टूडेंट्स कॉमर्स लाइन से हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं, उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स जेकेएसएसबी लाइन में आ रहे हैं और क्या है जो साइंस के अलावा जो है नॉन मेडिकल ब्रांच से हैं और जो पार्टिकुलरली आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ें हैं भाई। उनको उनको देख के हमें चलना है, नॉट हमें सिर्फ उनको देख के नहीं चलना है जो 11th में बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, 11th में केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं या कुछ और पढ़ के आए हैं। हमें जेकेएसएसबी को टारगेट लेके चल रहे हैं अगर हम, तो हम उन स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैं जेकेएसएसबी को के स्टूडेंट्स को टारगेट लेके चल रहा हूँ। और मेरे पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई हुई है जो कह रहे हैं सर हमें एफए के जो है ये है सिलेबस है इसका, जनरल साइंस का जो है वो कंप्लीट करवा दीजिए। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं चाहता हूँ उनको कोई दिक्कत ना आए, जो भी विटामिन साइंस से जो भी क्वेश्चन आए वो उनका एकदम से क्लियर हो जाए, वो उसको आराम से 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, अगर 10 आउट ऑफ 10 नहीं तो 9 आउट ऑफ 10 तो ले ही जाए भाई कम से कम। अब देखते हैं उनके आगे आगे उनकी किस्मत है वो कितना ले पाते हैं। तो फॉर देयर ऑब्जर्वेशन इन द बॉडी, बॉडी में उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट जो है और फैट्स का होना जो है बिल्कुल जरूरी है। एक्सेस अगर याद रखिए, एक्सेस ऑफ जो इनका बॉडी में एक्सेस ऑफ दीज विटामिन जो है स्टोर होता है लीवर में, इनका जो अब एक्सेस है जब ज्यादा हो जाएंगे ये विटामिन, जब इस इन विटामिन की जो एक्सेस होती है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, लीवर में स्टोर हो जाएगी। कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, लीवर में स्टोर हो जाएगी एक्सेस, ठीक है। और ये एक्सक्रीट नहीं होते हैं यूरिन के साथ, नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, नॉट एक्सक्रीटेड, नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट नहीं होते हैं। जैसे अब इसमें मेन एग्जांपल याद रखो, ये पहले ही लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन एक है आपका ए डी ई के, इनको याद रखना है आपने। अब किसी तरह से याद रखो, कोई याद रखता है इना मीना डी का, किसी ने जिसने मूवी देखी होगी तो वो याद रखता है इना मीना डी का, ठीक है। किसी ने नहीं देखी होगी तो वो याद रखता है कीड़ा, जो जिस तरह से याद रखेगा। तो मैं तो इना मीना डी का याद रखा हुआ है, तो कोई याद रखेगा कीड़ा तो नहीं एडीई के, जिस तरह से याद रख सकते हो। हमें तो एडीई के जिस तरह से, हमें तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हमें साइंस बैकग्राउंड है। तो आप जिस तरह से किसी को इना मीना डी का याद रखना है तो इना मीना डी का याद रख ले, और किसी को जो है कीड़ा याद रखना है तो कीड़ा याद रखे, जैसे मर्जी याद रखना है वैसे याद रख ले, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है, क्योंकि अभी तो छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ आपको लग रहा होगा कंफ्यूजन नहीं है, छोटा सा है एडीई के है बस, बाकी सारा है। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो इंसान इतना कंफ्यूज होता है कि उसको एडीई के भी भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है भाई, वहां याद नहीं आता, फिर वहां पे इना मीना डी का अगर यही याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम का प्रेशर कुछ अलग ही लेवल का होता है, जिसने झेला है वो उनको ही पता है। तो नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन में जो है ये एक्सक्रीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इसलिए इन विटामिन को एक्सेस में लेना भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये जो है मोस्ट ऑफ द विटामिन जो है इनमें से चारों के चारों हैं, ये स्टोर होते हैं कहाँ पे, बॉडी के अंदर। ये मेन चीजें हैं कुछ आपको, ये क्लास ये आपके किसके बारे में मैंने बताया, किसके बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फैट सॉल्युबल वाले जो आपके विटामिन हैं, सॉल्युबल फैट्स में सॉल्युबल हो जाते हैं, इनकी ऑब्जॉर्प्शन के लिए लीवर लीवर बाइल साल्ट और फैट का होना एसेंशियल है बॉडी के अंदर, और एक्सेस स्टोर हो जाती है कहाँ पे, लीवर में। और ये यूरिन में जो है एक्सक्रीट नहीं होते हैं, यूरिन में जो है एक्सक्रीट नहीं होते हैं। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है आपके, वाटर सॉल्युबल कौन कौन से वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे उसके अलावा, जो फैट सॉल्युबल के अलावा जो है। और याद रखिएगा, चलिए इसको बाद में बताता हूँ मैं आपको। वाटर सॉल्युबल जो है इसके अंदर क्या आ जाते हैं, वाटर सॉल्युबल ये जो है ये सॉल्युबल इन वाटर है, ये सिंपल है भाई। वाटर सॉल्युबल क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर, और इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, इजिली क्या होंगे, पानी का मैक्सिमम हिस्सा जो है वाटर ही है, इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ये इनको जो है इजिली एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, और ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एक्सेप्ट विटामिन बी, याद रखिएगा, नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। कभी कभी पूछ लेगा लेकिन, बॉडी नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एक्सेप्ट विटामिन बी 12, कभी कभी हाँ एक्सेप्ट विटामिन बी 12,
B12 स्टोर होता भी है कभी थोड़ा बहुत, लेकिन जनरली जो है नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। कभी आ जाएगा आपको जनरली कौन से विटामिन, हाँ अगर एक्सेप्शन में इस तरह से पूछ ले कि ADE के कौन से विटामिन जो है स्टोर नहीं होते हैं, तो भाई स्टोर होते हैं तो ADE के में से होगा, तो आपको पता है ADE के स्टोर होता है। लेकिन कभी ऐसा होगा कि कौन से विटामिन जो है नहीं स्टोर होते हैं, तो आपको पता है वाटर सॉल्युबल जो है नहीं स्टोर होते हैं, जर्नल में अगर आ जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा होगा कि ABCED नहीं, बी में से सी में से इस तरह से पूछा होगा कि इनमें से कौन सा है जो स्टोर नहीं होता है, तो उनमें से स्पेसिफिकली B12 जो है वो स्टोर होता है, स्टोर थोड़ा बहुत होता है बॉडी में, ये जो वाला जो है कौन सा वाला B12 स्पेसिफिकली जब पूछेगा तो। लेकिन ये समझ में बात आई होगी आपका, मेरा एक्सेप्शनल पॉइंट है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं विद यूरिन, एक्सक्रीटेड विद यूरिन, ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, एक्सक्रीटेड विद यूरिन, एक्सक्रीटेड विद यूरिन, एक्सक्रीटेड विद यूरिन। ठीक है, मैक्सिमम जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के साथ ही, ठीक है। जैसे बाकी वाले जो है आपका विटामिन सी वाला, इसमें इसमें बाकी जी विटामिन सी एग्जांपल कौन कौन सी आ जाएगी आपकी, विटामिन सी और बी कम्प्लेक्स एंड बी कम्प्लेक्स। एक बार मेरा बेटा पूछ रहा था बताओ अब वो सबसे बड़ा बी कौन सा है, मैंने कहा पता नहीं भाई कौन सा है सबसे बड़ा बी, बोला विटामिन न्यूरोबियन का बी, उसमें सारे बी हैं। सही बात है, B1 B2 B3 सब है भाई। विटामिन बी, विटामिन बी कम्प्लेक्स पूरा, ये सारा क्या है, वाटर सॉल्युबल है, ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं। अब याद रखिएगा एक विटामिन और है, वो एक विटामिन जिसको हम कहते हैं बायोटिन, जिस याद रखिएगा ये भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, बायोटिन, जिसको विटामिन H का नाम दिया गया है, विटामिन H। ये जो है एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या है ना, तो ये जो है आपके पास नीदर वाटर सॉल्युबल है ना फैट सॉल्युबल है। ना वाटर सॉल्युबल ना फैट सॉल्युबल, ये एक एक्सेप्शनल गैस है, ना तो पानी में घुलता है ना ही वाटर में घुलता है, बायोटिन जो है, बायोटिन विटामिन, ठीक है। विटामिन H जिसको कहा जाता है, विटामिन H आपका जो है, ठीक है। याद रखिए अब एक इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेस अगर इनका मैंने पहले ही कहा ये वाला अगर एक्सेस में हो जाएगा, एक्सेस जो अगर वो ADE के अगर एक्सेस में ले लोगे, ADE में से ए के AED के अगर एक्सेस में ले लोगे, तो इनका एक्सेस जो है हार्मफुल हो जाता है, हार्मफुल हो जाएगा बॉडी के लिए, क्योंकि ये पहले से ही स्टोर होते हैं, हार्मफुल है एक्सेस इनका बॉडी के लिए, क्या है हार्मफुल है, और उसको हम कहेंगे हाइपर विटामिनोसिस। क्या टर्म आ जाएगी उसके लिए, हाइपर विटामिनोसिस। याद रखिए साइंस में जब भी टर्म हाइपर आती है ना, उसका मतलब ऊपर ही होता है। दो टर्म्स याद रखिए साइंस में, और सिखा देता हूं मैं आपको, जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जो नॉन मेडिकल वाले हैं, या नॉन मेडिकल वाले तो जानते ही होंगे, हाइपर टर्म, हाइपर वाइटा वाइटा हाइपर वाइटामिनोसिस, हाइपर विटामिनोसिस आ जाती है अगर एक्सेस में हो जाए, तो उसको कहेंगे हम हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर, यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं साइंस, हमारी जो भी साइंस है इसके अंदर एक टर्म होती है हाइपर, जब भी हाइपर वर्ड आ जाएगा ना तो उसका मतलब हाई की तरफ होता है, हाइपर मीन्स हाई, और हाइपो का टर्म आ जाएगा तो उसका जब भी हाइपो वर्ड आ जाएगा तो वो लो की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, हाइपर जब भी वर्ड आएगा तो हाई की तरफ आएगा, और हाइपो जो है वो लो को डिनोट करेगा, हाइपर हाई को डिनोट करेगा, हाइपो जो है लो को डिनोट करेगा। तो हाइपर विटामिनोसिस है तो समझो एक्सेस हो रहा है, कोई चीज एक्सेस हो रही है, हार्मफुल है की तरफ जा रही है, और हाइपो होगा तो कम हो रही है, तो वो अब नुकसानदेह होगी या कम होगी वो तो बात की बात है, लेकिन हाइपर है तो यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो, अगर हाइपर विटामिनोसिस हो रही है वो बोलेगा भाई हाइपर विटामिनोसिस होगी, एक्सेस अगर किसी ने
एक्सेस ऑफ विटामिन ले लिए, एक्सेस ले लिया भाई, एक्सेस में ले लिए विटामिन ए डी ई के, या ए ई, विटामिन ए ई की जो है एक्सेस में ले लिया, तो बताओ उसमें हाइपर विटामिनोसिस होगी या हाइपोमिनोसिस हो? तो आप सिंपल साइंस वाले तो सिंपली बता देंगे, लेकिन आर्ट्स वाले फंस जाते हैं बेचारे, फिर वो क्या बोलेंगे हाइपर हो रही है या हाइपो हो रही है, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है उनको। ठीक है, तो ये चीज जो है हम यहाँ पे सीख लिए, विटामिन इनकी क्लासिफिकेशन इनकी। ल- ल- अब अब याद रखिए एक टर्म और होती है, एक टर्म और होती है, उसको कहेंगे ए विटामिनोसिस, ए विटामिनोसिस। उसको कहेंगे जब कोई पार्टिकुलर विटामिन जो है ना, लैक ऑफ पार्टिकुलर विटामिन जो है स्पेसिफिक, या ए विटामिनोसिस क्या है, जब कोई बहुत सारी डिफिशियंसीज आ जाएंगी किसी एक विटामिन की वजह से। जब क्या हो जाएगा, बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाएंगी जब किसी विटामिन की वजह से, कोई एक विटामिन जो है। मान लीजिए आपके पास कोई विटामिन है, कोई विटामिन है किसी, मान लीजिए आपने ए डी ई के, अब ये फैट सॉल्युबल विटामिन लेने आपने बंद किए, या कोई सी विटामिन आपने लेने बंद की दिए, और इनकी वजह से जो है बहुत सारी डेफिशिएंसीज आपके अंदर अब जनरेट वो आ गई, बहुत सारी डेफिशिएंसीज आपके अंदर आ गई। ठीक है, बहुत सारी मल्टीपल डेफिशिएंसीज आ गई आपके अंदर, मल्टीपल डेफिशिएंसीज, क्योंकि एक विटामिन से जो है, मान लो विटामिन ए से एक पार्टिकुलर डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी से पार्टिकुलर डेफिशिएंसी डिजीज आएगी, विटामिन ई से एक पार्टिकुलर डेफिशिएंसी डिजीज आएगी। हर विटामिन से जो है पार्टिकुलर डेफिशिएंसी, ऐसा नहीं है कि विटामिन ए जो है वो मल्टीपल डेफिशिएंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, विटामिन डी जो है वो मल्टीपल नहीं। हर हर विटामिन जो है वो एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज काज करेगा, विटामिन डी जो है वो एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी करेगा। हर एक विटामिन जो है वो एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, पार्टिकुलर, सिंपली बताऊं तो पार्टिकुलर विटामिन जो होता है ना, पार्टिकुलर विटामिन वो एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज काज करता है, वो एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी काज करता है, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज काज करता है। तो यहाँ पे जो आपका पार्टिकुलर विटामिन है पार्ट स्पेसिफिक डेफिशिएंसी कर रहा है, जब मल्टीपल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी किसी मोर देन वन विटामिन की वजह से, तो उसको आप कहोगे ए विटामिन। जब बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाएंगी एक विटामिन के, मोर देन वन विटामिन की वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसीज जब आ जाएंगी आपके अंदर, तो उसको कहोगे ए विटामिन। उसको क्या कहोगे, मोर देन, या मैं इसको सिंपली लिख के यहाँ रख दूं आपके लिए, तो शॉर्ट में कहोगे, शॉर्ट में इसको कह दोगे आप, इस तरह से कह दोगे, मल्टीपल डेफिशिएंसीज, मल्टीपल डेफिशिएंसीज, डेफिशिएंसीज ड्यू टू, किसकी वजह से, लैक ऑफ, मोर देन वन विटामिन। obvious सी बात है, मोर देन वन विटामिन, उसको हम कहेंगे क्या, ए विटामिन। ठीक है, तो ये आई होप ये वाली बात आपको समझ में बैठ गई, ए विटामिन क्या होती है। ठीक है, अब यहां तक ये है क्लासिफिकेशन आपकी किसकी, विटामिन। विटामिन आते हैं, फैट सॉल्युबल में आता है सबसे पहले आपका विटामिन ए। इसके बारे में हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था हम तीन चार चीजें इसके बारे में जाननी होंगी, हमें किसी भी विटामिन के बारे में हमें तीन चार चीजें जरूरी जाननी होंगी। क्या क्या जानना होगा, हमें उसका जानना होगा साइंटिफिक नेम, क्या उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, उसके बाद थोड़े बहुत करेक्टर, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, ये तो हम जान चुके, फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, क्या और क्या थोड़ी इसकी इंफॉर्मेशन हमें, और सोर्स कहाँ से वो हमें मिलता है, और उसकी वजह से क्या डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, अगर वो हमारी बॉडी में कम हो जाए तो क्या हमें उसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। ये थोड़ी बहुत चीजें जो हैं हर विटामिन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो हम लेके चलते हैं विटामिन ए से शुरू करते हैं। तो चलिए विटामिन ए के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। विटामिन ए जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ए, इसको कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम जो है रेटिनॉल, इसको शॉर्ट में रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। और इसको ब्राइट आई विटामिन भी कहा जाता है, ब्राइट आई विटामिन। और क्यों कहा जाता है ये आप सब जानते हैं, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये नाइट ब्लाइंडनेस होने नहीं देता। तो ब्राइट आई विटामिन जो है इसको कहा जाता है। अब याद रखिए जो इसका प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर क्या होता है, प्रीकर्सर सबसे पहले समझिए प्रीकर्सर क्या होता है।
प्रीकर्सर उसको कहते हैं, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर जो है विटामिन का, इसका प्रीकर्सर, प्रीकर्सर वो होता है जो डायरेक्ट विटामिन नहीं होता है, जो बॉडी में जाके विटामिन बना लेता है। जैसे इसका प्रीकर्सर जो है जैसे आपको बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स, 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 बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, कैरेट्स में जो प्रेजेंट होते हैं, कैरेट्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो इसका प्रीकर्सर है। याद रखिए, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए कौन है, ये है बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स है, जो प्रेजेंट इन कैरेट, जो प्रेजेंट इन कैरेट, प्रेजेंट इन कैरेट, ये इसका प्रीकर्सर है। ये कहाँ होता है, प्रेजेंट इन कैरेट, कैरेट में प्रेजेंट होता है, ये इसका प्रीकर्सर है। और प्रीकर्सर क्या होता है, जो बॉडी में जाके जो है विटामिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बॉडी में जाके वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये डायरेक्ट प्रीकर्सर वो बीटा कैरोटीन जो है, सिंपल एग्जांपल में बताऊं, बीटा कैरोटीन जो कैरेट में प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट इन, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स बोलोगे इनको, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स, कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स जो प्रेजेंट होते हैं कैरेट में, प्रेजेंट इन कैरेट्स, प्रेजेंट इन कैरेट्स, ये क्या है, दीज आर द प्रीकर्सर, ये क्या होते हैं, प्रीकर्सर होते हैं ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के, प्रेजेंट इन कैरेट्स। तो याद रखिए, कैरेट में विटामिन ए की बहुत मात्रा होती है, पहले ही पता चल गया आपको, एक गुड सोर्स होगी विटामिन ए का कैरेट में, होगा ना, एक सोर्स पहले ही पता चल गया आपको यहाँ से कि कैरेट के अंदर क्या होगा, विटामिन ए होगा। तो क्यों, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन है, और बीटा कैरोटीन क्या है, बीटा कैरोटीन जो है प्रीकर्सर है विटामिन ए का। बीटा कैरोटीन जो है क्या है, कैरोटीनाइड या कैरोटीन, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड जो है, बीटा कैरोटीन या कैरोटीनाइड बोलोगे आप, ये क्या है, ये है प्रीकर्सर, ये क्या है, प्रीकर्सर है किसका, किसका प्रीकर्सर है, विटामिन ए का, ठीक है। ये प्रीकर्सर क्या होता है, प्रीकर्सर वो होता है जो बॉडी के अंदर जाके विटामिन में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको विटामिन बना लेता है आसानी से। तो साइंटिफिक नाम इसका रेटिनॉल है, विटामिन ए जो है इसको क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नेम इसका क्या है, रेटिनॉल, या इसको हम बोलेंगे ब्राइट आई विटामिन, ब्राइट आई विटामिन भी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये नाम के बारे में बात हो गई, ठीक। कहाँ से मिलता है, कैरेट से मिलता है, ठीक है। और भी सोर्सेज हैं इसके, तो ये अब आपको पता है कैसा है विटामिन ए भाई, वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है, आपको पता है फैट सॉल्युबल है, कैरेक्टरिस्टिक्स में बात आ जाएगी तो फैट सॉल्युबल है, ठीक है। इसके बारे में और क्या जानने की बात है, फैट सॉल्युबल है, ठीक। और क्या करता है, प्रमोट, कैरेक्टरिस्टिक्स में और क्या बात करेंगे हम इसकी, प्रमोट करता है, प्रमोट्स विजन, प्रमोट करता है विजन इन एनिमल्स, करेगा ना भाई, विजन को प्रमोट करता है, विजन को प्रमोट करता है इन एनिमल्स, ठीक है। एंड इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, एंड इंक्रीजेस और इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, यानी इंसान को आसानी से बीमार नहीं पड़ने देता, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, आसानी से बीमार पड़ने नहीं देता इंसान को। तो विजन का, विजन मेन चीज इसकी किससे जुड़ी हुई है, विजन से, विजन से, विटामिन ए विजन से जुड़ा हुआ है, विजन से जुड़ा हुआ है, विटामिन ए जो है विजन से जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है। अब इसके सोर्सेस क्या है, सोर्सेस क्या है, सोर्सेस, मेन सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है, तो पहला बता दिया मैंने आपको पहले ही, बीटा कैरोटीन कहाँ पे पाया जाता है, ज्यादातर ज्यादातर बीटा कैरोटीन पाया जाता है कैरेट के अंदर, तो कैरेट मेन सोर्स है इसका, कैरेट है, ठीक है, कैरेट है, मिल्क है, मिल्क के अंदर भी पाया जाएगा, बटर के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिश लिवर ऑयल जो है, फिश लिवर ऑयल, ये भी इसका सोर्स है। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक, कैरेट्स तो है ही। उसके बाद ये है आपका मैंगोज, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा, कोई मेजर, लेकिन मेन सोर्स कैरेट रहेगा इसका। उसके बाद मिल्क है, बटर है, फिश, इसमें मेन सोर्स को इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, जब पूछेगा मेन सोर्स कोई कैरेट पूछ लेगा या फिश लिवर ऑयल पूछ लेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर तो है ही, ये तो आप इससे अंदाजा लगा ही लोगे, लेकिन इससे इससे इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा रेटिनॉल क्वेश्चन बन सकता है, उसके बाद ये बन सकता है, विजन के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, या क्वेश्चन डेफिशिएंसी डिजीज से बन सकता है। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या वो करेगी, इसकी जो विटामिन ए की जो
डेफिशिएंसी जब बॉडी के अंदर हो जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ से कौन-कौन सी इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी विटामिन ए की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो बताइए भाई कौन-सी डिजीज़ बॉडी में आ जाएगी, कौन-सी डिजीज़ हो जाएगी? तो सबसे पहले ज़ीरोफ्थैलियम ज़ेरोफ्थाल्मिया ज़ीरोफ्थैल्मिया ज़ीरोफ ज़ीरोफ्थैल्मिया 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 ये डिज़ीज़ ज़ीरोफ्थैल्मिया इसमें क्या हो जाता है? इसमें हार्डनिंग हो जाती है। जो कॉर्निया है आपकी आईज़ का, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। आई का जो कॉर्निया है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है? दूसरा इसको ज़ीरोफ्थैल्मिया बोलते हैं और दूसरा आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो आपने सुना ही सुना है। नाइट ब्लाइंडनेस बार-बार सुनते आ रहे हो आप ये वाली डिज़ीज़, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस पहली ज़ीरोफ्थाल्मिया, दूसरी नाइट ब्लाइंडनेस। ज़ीरोफ्थाल्मिया में क्या हो गया? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। आई रिलेटेड जब भी डिज़ीज़ आएगी तो आप समझ जाओगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इस तरह से बोलेगा कि आई ज़ीरोफ्थाल्मिया और याद रखिए जब भी ओप्थैल्मिया इस तरह से आप जाएगा तो आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट आपको पता ही है ये किससे रिलेटेड होते हैं, आई से रिलेटेड होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि भाई ये चीज़ जो है आई से रिलेटेड है तो वहां से आ जाएगी। ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं हम भाई, किसके पास जा रहे हैं? देखो आपने सुना मतलब ज़रूरी नहीं है अगर आपको आ गया ये टर्म नहीं आई, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं आई, विज़न नहीं आया, आगे आपको ये टर्म आ गई, ज़ीरोफ्थैल्मिया आ गया वहाँ पे, ठीक है? ये क्वेश्चन आ गया। आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे आप ये विटामिन कौन-सा वाले विटामिन से जुड़ा हुआ है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ या जेड तक कौन से विटामिन से निकालोगे? तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है अब आपने साइंस के हिसाब से सोचना नहीं है, अब आपने कॉमन इंसान के हिसाब से सोचना है, एक लेमैन हिसाब से सोचना है। कैसे सोचना है? इस तरह सोचना है कि भाई ये वाली जो होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बड़े किस्म के होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स होता है, उसके बाद आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट होता है, आपके पास गायनोकोलॉजिस्ट होता है, आपके पास जो आइज़ वाला होता है, वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट होता है। तो यहाँ से ऑप्थेमोलॉजिस्ट से निकालोगे आप इस टर्म को ज़ीरोफ्थैल्मिया। ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब आइज़ वाली बात है यहाँ पे, तो ज़ीरोफ्थैल्मिया यहाँ से निकाल दोगे आप इस टर्म को। तो इस तरह से कुछ सोचने की बात है। वहाँ पे कुछ कॉमन सेंस भी है, एग्ज़ाम के अंदर कॉमन सेंस भी लगाने की चीज़ होती है। वहाँ पे सारी चीज़ें किसी को जो है ना एग्ज़ाम पास करना जो है ऐसा नहीं होता है कि भाई सारी ही चीज़ें जो टॉप कर जाते हैं तो 100 में से 100 उनको क्वेश्चन आया होता हर चीज़ आई होती है, नहीं। कुछ कॉमन सेंस होती है, कुछ जो है वहाँ पे ट्रिक्स होती हैं और कुछ ये आप देख रहे हो क्या है, ठीक है? और तीसरी तीसरी चीज़ जो है ज़ीरोसिस्ट्स इसकी वजह से हो जाती है। एक और जो बीमारी है, एक और डेफिशिएंसी डिज़ीज़ इसकी वजह से हो जाती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ज़ीरोसिस्ट्स को कहते हैं, ज़ीरोसिस कहते हैं इसको, ज़ीरोसिस वो भी इसी की वजह से हो जाती है। ज़ीरोसिस ये इसकी स्पेशली है ड्राइंग ऑफ स्किन। ड्राइंग ऑफ स्किन ये भी इससे रिलेटेड है, ड्राइंग ऑफ स्किन। तो अब ये देखना है, ये ऐसा नहीं है कि आईज के रिलेटेड ही है सिर्फ, तो जीरोसिस अगर ये आ जाएगी तो ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ही है। जीरोसिस ये डिजीज जो है, आई होप ये वाली पता नहीं आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। जीरोसिस जीरोसिस जो है ड्राइंग ऑफ स्किन, ये भी इसी की वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से। उसके बाद फोर्थ वन डेफिशिएंसी जो है डिजीज, किराटोमिलेशिया। किराटोमिलेशिया केराटोमलेशिया जो है, केराटोमलेशिया ये ये भी जो है आपकी ये जो है ये भी इसी की वजह से होती है, किसकी? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये भी डिजीज इसी वजह से हो जाएगी। तो ये आपको याद रखनी है, चार मेन है। फिर उसके बाद आई रिलेटेड और कोई भी अगर पूछ ली उसने तो इस तरह से अंदाजा लगा लीजिएगा, जो मैंने बता दिया आपको। कुछ गैस वर्क भी होता है तो कुछ गैस वर्क काम कर जाता है भाई, कुछ ना कुछ। तो आई रिलेटेड जब भी कुछ पूछ लेगा, आई रिलेटेड तो हमेशा विटामिन ए से ही जुड़ जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल है, केराटोमलेशिया है, जीरोसिस है, तो ये जो वाली जो स्पेशल दो है, ये आपको ड्राइंग ऑफ स्किन, ये दूसरी केराटोमलेशिया, ये जो है इनको आप सर्च भी कर लीजिएगा। बाकी आपके पास साधन बहुत सारे हैं आज सर्च करने के। तो इनको अब ये क्या-क्या है, ये जो है ये विटामिन ए से ही रिलेटेड हैं, ठीक है? तो सोर्स क्या है आपने देख लिया, विजन को प्रमोट करता है इसका जो मेन फैक्टर है विटामिन ए जो है वो विजन को प्रमोट करना है और रेजिस्टेंस। हाँ, इसकी ये मैन है कि
कैरेक्टर ये है कि ये इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस को भी, डिजीजेस को, इंसान की बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ाता है, डिजीजेस होने नहीं देता है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, मतलब सिंपल। रेजिस्टेंस को बढ़ाने का मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना, बढ़ावा देना। उसके बाद फैट सॉल्युबल है, ये तो आपको पता ही है, तो नाम इसको ब्राइट आई विटामिन भी दिया जाता है, और रेटिनॉल इसको कहा जाता है। ये याद रखिएगा, रट्टा होना चाहिए इसको अच्छे से आपको, रेटिनॉल। कभी कभी सीधे नाम पूछ लेता है कि कौन सा विटामिन जो है इसको रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है। प्रीकर्सर इसका क्या है? कैरोटिनॉइड्स है। प्रीकर्सर क्या है इसके? कैरोटिनॉइड्स हैं, या बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, या कैरोटिनॉइड्स है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में आई थिंक इतना है, इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा वो इससे बाहर, आई थिंक इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछना चाहिए। और हीट के लिए काफी स्टेबल है ये, हीट टू स्टेबल टू हीट है, हीट के लिए, हीट के उसमें स्टेबल है, क्योंकि फैट सॉल्युबल है तो हीट के लिए स्टेबल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका आ जाता है विटामिन बी 1। विटामिन, या हम बात कर लें किसकी, पहले फैट सॉल्युबल वाले की ही बात कर लें, फैट सॉल्युबल वालों की बात कर लेते हैं, एडीई की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा आ जाता है आपका विटामिन डी, विटामिन डी, एडीई की बात कर लेते हैं पहले, विटामिन डी। विटामिन डी जो है, आपको मैंने कल भी बताया था, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, वाहिद एक वैसा विटामिन है जिसको बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसको स्किन प्रोड्यूस करती है। कैसे? बाय इरेडिएशन ऑफ स्टीरॉल्स बाय स्किन सनलाइट। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, चलिए इसको पहले देखते हैं। विटामिन डी जो है, इसको एर्गो कैल्सीफेरॉल नाम दिया गया है, एर्गो कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल, इसको जो नाम दिया गया है, एर्गो कैल्सीफेरॉल, एल्गोकैल्सीफेरॉल नाम दिया गया है, या इसको कहा जाता है एंटीराकाइरिक्टिक विटामिन, या सनशाइन विटामिन। दूसरा नाम इसको दिया जाता है एंटी रैकेटिक, एंटी रैकेटिक, एंटी रैकेटिक विटामिन, या फिर सनशाइन विटामिन। ये कुछ भी नाम इसमें से आ जाए, एल्गो, ये तो इसका साइंटिफिक नाम टाइप है, कैल्सीफेरॉल, एल्गो कैल्सीफेरॉल, या शॉर्ट में कभी कैल्सीफेरॉल भी लिख लेगा, जरूरी नहीं है एल्गो साथ में लगाएगा, कभी कैल्सीफेरॉल भी लिख लेगा, इतना भी लिख लेगा, याद रखिएगा कि ये एग्जाम में कैल्सीफेरॉल पूछ लेगा, खाली कैल्सीफेरॉल बताइए कौन सा विटामिन है, तो या कभी जोड़ लेगा एल्गो कैल्सीफेरॉल, ऐसा भी जोड़ लेगा, तो या नाम देगा, बताइए एंटी एंटी रैक्टिक, एंटी रैकेटिक विटामिन कौन सा है, या बोलेगा सनशाइन विटामिन। तो सनशाइन आएगी तो आप तो मिनट नहीं लगाओगे, सेकंड ही लगा लोगे, मुझे पता है, सनशाइन से आपको पता ही है, बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि विटामिन डी आपको पता है सनशाइन से ही मिलता है, ये तो सबने रट के रखा हुआ है। तो सनशाइन से कैसे मिलता है ये मैंने आपको बताया, यही वाहिद विटामिन है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जो बॉडी हमारी प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, बॉडी हमारी प्रोड्यूस करती है ना, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, कैसे बॉडी प्रोड्यूस करती है हमारी, कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस्ड बाय स्किन, प्रोड्यूस्ड बाय स्किन, प्रोड्यूस्ड बाय स्किन प्रोड्यूस करती है। कैसे? कल भी मैंने बताया था, बाय इरेडिएशन ऑफ स्टीरॉल्स बाय सनलाइट, बाय irradiation of sterols, by irradiation by irradiation of sterols, जो स्किन के अंदर स्टीरोल्स हैं उनकी इरेडिएशन जब होती है विद सनलाइट से, सनलाइट जब उनके ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो उससे आपके पास विटामिन डी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब भाई कैसे है ये तो आपको पता ही है कैसे है, सॉल्युबल है, कहाँ पे सॉल्युबल है? फैट्स और ऑयल्स में सॉल्युबल है, फैट एंड ऑयल सॉल्युबल है, ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं, तभी हम इसको एडीई की फॉर्म में ही पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होगा ये। अब याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, मैंने कल भी आपको समझाया था, यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा गया था किसी एक एग्जाम में। ये जो है इट कंट्रोल्स यही कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म। ये फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड हमें एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, ये कंट्रोल करता है कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ था भाई साहब, तो अगर डिटेल में ना पढ़ा हुआ होता तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जाता, और वन
1 नंबर जाता और 1 नंबर जाने का मतलब आप समझते हो भाई? गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब उसके साथ 0.25 और जाता है फिर। तो फिर 1.25 मार्क्स। HOOY को आप देख रही होंगी आजकल, वो हो ही है ना हमारे भाई साहब। उसको तो देख रहे होंगे, मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। तो उसको आप देखते होंगे फिर भाई साहब, हाँ। तो ये कंट्रोल करता है कैल्शियम और फास्फोरस को। तो इसलिए डिटेल में पढ़ना चीज़ों को ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, अदरवाइज़ नहीं भी अगर डिटेल में पढ़ते तो फिर भी आइडिया लग जाता है, जो गैस वर्क काम कर जाता है। गैस वर्क किस तरह का काम कर जाता है कि कैल्शियम और फास्फोरस को कौन-सा कंट्रोल करते हैं। तो कैल्शियम को तो अंदाज़ा लगा लोगे आप भाई, कैल्शियम क्यों? कि कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी होती है, तो कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी है, तो भाई विटामिन डी ही काम करेगा ना, विटामिन डी। लेकिन ये लोग जो हैं, ये आर्ट्स वाले थोड़ा कम समझ पाते हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए आर्ट्स वालों के लिए ये चीज़ें डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई। आर्ट्स वालों के लिए ये लेक्चर्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, अगर वो समझना चाहेंगे चीज़ों को तो। अगर नहीं समझना चाहेंगे तो उनकी इच्छा है, अदरवाइज़ कैल्शियम और फास्फोरस जो है, ये क्वेश्चन आप 100% किसी एक एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लोग पढ़ते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो ये उठा के देख लें, एक एग्जाम जो मैंने क्वालिफाई के रखा हुआ है, उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है फास्फोरस वाला। ठीक है, हीट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन बॉडी के अंदर ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और स्टेबल है, स्टेबल तो होगा हीट, और स्टेबल है, ये जो विटामिन डी है ये भी स्टेबल है टू हीट, स्टेबल टू हीट है। ठीक है, उसके बाद कहाँ से इसका सोर्स क्या है? सोर्स इसका सबसे बड़ा सनशाइन है, सनलाइट सोर्स है सबसे बड़ा इसका। सनलाइट तो है ही सोर्स इसका, सनलाइट। उसके बाद फिश लीवर ऑयल, और फिश लीवर ऑयल जो है ऑलमोस्ट हर विटामिन का सोर्स मिल जाता है, फिश लीवर ऑयल। उसके बाद मीट है। उसके बाद आपका जो डेली डोजेज ऑफ विटामिन जो है, लगभग याद रखिएगा कितनी है, 0.025 mg रिक्वायर्ड होती है इसकी, विटामिन डी की। इतनी डोजेज रिक्वायर्ड होती है हमें विटामिन डी की, जो है डेली डोजेज इतनी ज़रूरत होती है। तो चलिए, अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, डेफिशिएंसी डिजीज इसकी क्या करेगी? डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। तो आर्थो रिलेटेड जब भी कोई बात आएगी, अब देखो, आर्थो आर्थो मतलब बोन रिलेटेड, बोन से रिलेटेड कोई बात आ जाती है, हड्डियों के रिलेटेड कोई चीज आ जाती है ना, तो किससे किसकी तरफ असाइन करिएगा उसको? विटामिन डी की तरफ। आइज की रिलेटेड आ जाएगी तो ए की तरफ करिएगा, बोन्स की रिलेटेड आ जाएगी तो डी की तरफ असाइन करिएगा उसको। ठीक है, डी की तरफ। जब भी डेफिशिएंसी, जब भी बीमारी कोई डी के रिलेटेड आ जाएगी, जब भी विटामिन बीमारी हड्डियों के रिलेटेड जब कोई आ जाएगी, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, जब कॉमन सेंस लगानी होगी ना, तो डी की तरफ। जब भी कोई हड्डियों के रिलेटेड जब कोई चीज आ जाएगी ना, बीमारी कोई पूछ लेगा, तो डी की तरफ असाइन करिएगा उसको। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज जब पूछें, डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी है भाई विटामिन डी की वजह से? तो सबसे पहले रिकेट्स। रिकेट्स, रिकेट्स में क्या हो जाता है? बेंडिंग ऑफ बोन्स हो जाती है, बेंडिंग ऑफ बोन्स, रिकेट्स। ये देखिए, बोन्स की बात आ गई, तो जब भी बोन्स की बात आएगी तो विटामिन डी की बात होगी। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रंस में होती है ज्यादातर। उसके बाद ओस्टोमलेशिया, फिर से बात आ गई, लेकिन कभी कभी ओस्टो ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियो मलेशिया। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कभी कभी कैरेक्टोमलेशिया और ओस्टोमलेशिया में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ओस्टोमलेशिया जो है हड्डियों से रिलेटेड है, कैरेक्टोमलेशिया जो और ओस्टियोमलेशिया में जो है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जो कैरेक्टोमलेशिया है वो आइज के रिलेटेड है, और जो ओस्टियोमलेशिया है ये किसके रिलेटेड है? ये जो है सॉफ्ट बोन्स, और ये जो है पेन्स। ये जो रिकेट्स है ये चिल्ड्रंस में होती है, याद रखिएगा, रिकेट्स जो है ये चिल्ड्रंस में होती है, ये चिल्ड्रन में होती है। और ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है? सॉफ्ट बोन्स, हड्डियां नरम होना शुरू हो जाती हैं, सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन होती है इन अडल्ट्स में। और ये जो है ना ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में होती है। ठीक है, तो हड्डियों के रिलेटेड जब पूछ पूछ लेगा ना बीमारी, हड्डियों के रिलेटेड भाई साहब, तो वो समझ लीजिएगा। देखिए, मेरा लेक्चर थोड़ा लेंथी आपको लग रहा होगा, लेकिन कुछ तरीके ऐसे बता दूंगा ना याद करने के, भाई फिर वो भूलेगा नहीं आपको चीजें, रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। तो विटामिन डी याद रखिए, कैरेक्टोमलेशिया और ओस्टोमलेशिया का याद रखिएगा, ये डिफरेंसेस हैं। कैरेक्टोमलेशिया जब पूछ लेगा तो कैरेक्टोमलेशिया वर्सेस आपको ओस्टियोमलेशिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओस्टो की तरह ओस्टोपोरोसिस भी आ जाता है, जब कभी ओस्टो आ जाएगा, ओस्टियो जब भी आ जाएगा ना, तो कभी लोग ओस्टो देख के ही एकदम जो है हड्डियों की तरफ, उसकी तरफ जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस भी अगर आ जाएगा, कुछ ओस्टियोपोरोसिस रिलेटेड अगर कहीं पूछ लेगा कि भाई इसमें कौन हेल्प करेगा, तो ओस्टियो जब भी आ जाएगा तो डी ही की बात करना,
ओस्टियो टाइप क्या आ जाएगा, तो कुछ भी आ जाएगा ओस्टियो टाइप, तो वो डी से ही असाइन कर देना आप, ठीक है। किसकी तरफ डी असाइन करना, डी की तरफ ही असाइन करना, क्यों, क्योंकि वो हड्डियों के रिलेटेड होगा, और हड्डियों के रिलेटेड जो होगा वो ज्यादातर उसमें कौन होगा, विटामिन डी इन्वॉल्व होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि उसमें हेल्प करती है ज्यादा कौन, विटामिन डी किसमें हेल्प करता है ज्यादा, कैल्शियम फास्फोरस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और यही चीजें जो है, यही मेडिसिन आपने देखी होगी बुजुर्गों को, बच्चों को दी जाती हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उनको, बचपन में या बुढ़ापे में। तो कराटोमलेशिया में क्या होता है ना, ऐसी आई डिजीज होती है जहाँ आंख का जो वो जो आंख का ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है ना, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, ये केराटोमलेशिया में होता है। लेकिन जो आपका ओस्टोमलेशिया है ना, ओस्टोमलेशिया बिल्कुल हड्डियां जो है सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों डिफरेंट है, तो केराटोमलेशिया और ओस्टियोमलेशिया दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल डिफरेंट डिजीजेस हैं। तो चलिए यहाँ पे विटामिन डी के बारे में भी हमने सीख लिया। आई होप ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें, नाम केमिकल नेम इनका याद होना चाहिए। एंटी रैकेटिक, एंटी रैकेटिक, हाँ अब रैकेटिक टाइप हो रहा है, रैकेटिक इस तरह से नाम दिया जा रहा है कि इसको रैकेटिक, एंटी रैकेटिक, रिकेट से जोड़ लो इसको, किससे जोड़ लो, रिकेट से जोड़ लो भाई, एंटी रैकेटिक है तो एंटी रैकेटिक नाम दिया है तो रिकेट से जोड़ लो, किससे जोड़ लो, तो रिकेट से जोड़ लो इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, तीसरा विटामिन है आपका, तीसरा विटामिन है आपका विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई, इसको टोकोफेरॉल्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई जो है इसको टोकोफेरॉल्स के नाम से जाना जाता है, टोकोफेरॉल्स, टोकोफेरॉल्स। और एक्चुअल में ये 4 विटामिन्स की कॉम्बिनेशन होती है, मिक्सचर होती है, 4 विटामिन्स की कॉम्बिनेशन होती है, मिक्सचर होती है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इनकी मिक्सचर होती है टोकोफेरॉल, मिक्सचर ऑफ 4 विटामिन्स, 4 विटामिन्स की ये मिक्सचर होती है, ऐसे भी कह सकते हो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 4 विटामिन्स होती है टोकोफेरॉल्स का। और इसको क्या कहेंगे, ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, एंटी स्टेरिलिटी समझते हो, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है ये, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। और इसमें भी अल्फा टोकोफेरॉल जो है ना, अल्फा टोकोफेरॉल, इसमें भी अल्फा टोकोफेरॉल जो है ये मोस्ट एक्टिव है, अल्फा टोकोफेरॉल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है इसमें से। तो याद रखिए, एंटी एंटी स्टेरिलिटी क्यों कह रहे हैं अब इसको, एंटी स्टेरिलिटी, याद रखिए ये आप किससे आ जाएगा, एंटी स्टेरिलिटी जो है, स्टेरिलिटी समझते हो, ये एक मेल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई बात है, जो मेल के जो रिप्रोडक्टिव मेल के जो वो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है ये। तो इसलिए एंटी स्टेरिलिटी, जब भी ऐसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो वो उससे जुड़ा हुआ विटामिन है ये। ऐसा टाइप का कोई प्रॉब्लम आपको पूछ लेता है तो समझ लीजिए आपको एकदम से किसको किसके ऊपर टिक करना है जाके, सीधे सीधे विटामिन ई के ऊपर टिक करना है जाके, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ जो भी आपको, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो भी आपको विटामिन, जब भी कहीं क्वेश्चन में आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड बात आ जाए, जब भी आपको ना क्वेश्चन में दिख जाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड, याद रखिए जर्नल टर्म्स में जब भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में दिख जाए ना, तो समझ लो आप बात विटामिन ई की जुड़ रही है, किसकी बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपको विटामिन ई की तरफ लेके जा रहा है जब भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो इसलिए इसको नाम क्या दिया जा रहा है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी दिया जा रहा है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी दिया जा रहा है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्यों, क्योंकि इट डील्स विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये डील करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में। तो जब क्वेश्चन में अगर कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड कुछ घुमा फिरा रहा है वो चीजें, तो समझ लो, समझ लो। तो ये बात, उसके बाद आपको पता ही है ये सेट, ये तो वही है, फैट सॉल्युबल है ये, फैट सॉल्युबल है ये, है ना, फैट सॉल्युबल। उसके बाद वो फैट सॉल्युबल है तो स्टेबल टू हीट होगा, स्टेबल टू हीट है, स्टेबल टू हीट है ये। सोर्स इसका वही है, हाँ सोर्स इसके जो है ना, सोर्सेस जो है इसके, सोर्स जो है ना इसके सोर्स इसके वही हैं भाई, आपको पता ही है सोर्स इसके जो होंगे, मेन सोर्स इसका वेजिटेबल आयल्स होंगे, लाइक व्हीट जर्म ऑयल,
सोर्स में जब इसकी बात करूंगा मैं विटामिन ए की, वीट जर्म ऑयल, वीट जर्म ऑयल। उसके बाद आपका जो है ऑयल्स, ज्यादातर पीनट ऑयल, पीनट ऑयल्स, ऑयल्स ज्यादातर जो होंगे आपके इसके होंगे। उसके बाद आपका आलमंड्स, उसके बाद आपके जो ऑयल्स, और कौन से ऑयल्स हो जाते हैं इसमें, वेजिटेबल ऑयल जितने भी हैं, वेजिटेबल ऑयल जितने भी हैं मतलब मैक्सिमम। सिंपली याद रखिएगा ऑयल्स की बात जब भी वो करेगा, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल पूछ ले, कोई भी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जब भी पूछ ले वो आपको, पीनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। तो मैं एक टर्म में बताऊं आपको तो सीधे वेजिटेबल ऑयल जो भी आ जाए, चाहे वो व्हीट जर्मल आ जाए, आलमंड ऑयल आ जाए, या फिर आपका जो है सनफ्लावर ऑयल आ जाए, सोयाबीन ऑयल आ जाए, तो आप एक टर्म याद रखिए, वेजिटेबल ऑयल्स, सीधे टर्म याद रखिए आप, वेजिटेबल ऑयल्स जो है ना इसका मेजर सोर्स है, वेजिटेबल ऑयल्स जो है इसका मेजर सोर्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद साथ में एग्स है, मिल्क है, फिश है। तो डोजेज इसकी जो है 5 mg है पर डे, 5 mg पर डे रहती है लगभग इसकी, 5 मिलीग्राम जो है इसकी डोजेज रहती है, ठीक है। और क्या होगा, फिर आपको समझ में बात आ गई आई होप, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस क्या करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही जुड़ी हुई चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। दूसरा है, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो आप समझ सकते हो क्या होगा इसकी डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी डिजीज, वही डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो जाएगा, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी हो जाएगी भाई, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज की जो वो है फ्रेजिलिटी, आरबीसीज जो है बिल्कुल धीरे 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 खत्म होते जाते जाएंगे, एंड और मस्कुलर वीकनेस आ जाएगी, मस्कुलर वीकनेस, ये चीज जो है इसके अंदर, ये डेफिशिएंसी इसकी मेन काज करती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये है विटामिन ई, विटामिन ई, ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी ई के। उसके बाद आ जाता है आपका विटामिन के, विटामिन के बारे में बात करें अगर हम, विटामिन के, विटामिन के, इसको कहा जाता है, साइंटिफिक नेम इसका है फाइलो, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, फाइलो क्यूनोन, फाइलो क्यूनोन कहा जाता है, या इसको कहा जाएगा एंटी हेमोरेजिक विटामिन, नाम से ही पता चलता है एंटी हेमोरेजिक। अगर आप इतनी इतनी टर्म याद रखेंगे ना तो आपको पूरा विटामिन का सिनेरियो ही याद रह जाएगा, एंटी हेमोरेजिक, एंटी हेमोरेजिक, हेमोरेज होने नहीं देगा भाई, पता चल गया, एंटी हेमोरेजिक है, हेमोरेज होने नहीं देगा, एंटी हेमोरेजिक विटामिन। और ये दो विटामिन की कॉम्बिनेशन है, ये कितनी का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ, एंटी होमोजेन इज मिक्सचर ऑफ टू विटामिन, दो विटामिन की मिक्सचर है, किस किस की, कॉल्ड विटामिन K1 एंड K2, ठीक है। फाइलोक्यूनोन जिसको हम एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं, वो मिक्सचर है दो विटामिन की जिसको हम K1 और K2 भी कहते हैं। तो आपको पता ही है, सॉल्युबल इन फैट्स एंड, वो तो है ही, फैट्स एंड ऑयल्स में सॉल्युबल है, सेंसिटिव टू लाइट है, सेंसिटिव टू लाइट है ये थोड़ा सा। अब विटामिन के जो है कहाँ कहाँ से मिलेगा, कहाँ कहाँ से मिलेगा, वहीं से मिलेगा भाई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा। उसके बाद कैबेज से मिल सकता है, जैसे स्पाइनच में होता है, इंपॉर्टेंट चीज, स्पाइनच में होता है, आयरन होता है ना इसमें, स्पाइनच में होता है, कैरेट के टॉप्स में होता है, कैरेट टॉप्स में होता है। उसके बाद और कहाँ से हो सकता है ये आपको, ये विटामिन K1 की बात कर रहा हूँ, विटामिन
K1 और विटामिन K2 जो है ये कुछ बैक्टीरिया से मिलता है। पूछ सकता है कि भाई विटामिन K2 जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है, वहाँ होता है, यहाँ होता है या बैक्टीरिया में होता है। तो विटामिन K2 जो है मेनली इन बैक्टीरिया से मिलता है। ये पूछ सकता है मेनली इन बैक्टीरिया। ये याद रखिएगा मेनली इन बैक्टीरिया होते हैं कुछ, उनमें से ये विटामिन K2 जो मिलता है हमें, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, नाम से ही पता चल गया आपको, मैंने पहले ही बता दिया। डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज इसकी क्या करेगी, डेफिशिएंसी डिजीज इसकी करेगी भाई, अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हेमरेज हो जाएगी। हेमोरेज ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है भाई, सिंपल बताऊं आपको, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, याद रखिएगा। ये विटामिन जो है ना, ये जो है विटामिन, ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड के रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा, ब्लड के रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा तो समझो किसमें है, विटामिन के की बात हो रही है। तो ब्लड क्लॉटिंग में अगर क्लॉटिंग हो रही है तो ठीक है, हेमरेज नहीं होगी, खून नहीं बहेगा ज्यादा। ब्लड क्लॉटिंग यानी अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो हेमरेज नहीं होगी, हेमरेज, हेमरेज हो जाएगी। अगर डेफिशिएंसी इसकी है तो हेमरेज हो जाएगी। तो नहीं, लेंथन्स, अगर नहीं है, अगर इसकी कमी है तो लेंथन्स द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अगर ये कम हो गया तो टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाएगी। भाई ब्लड क्लॉट आसानी से नहीं होगा, ब्लड क्लॉट जब नहीं बनेगा तो क्या खून रुकेगा, नहीं रुकेगा आसानी से। लेंथन्स टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाएगा, जो टाइम है ना ब्लड क्लॉट होने का वो बढ़ जाएगा। जब टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाएगा तो भाईजान फिर ब्लड आसानी से नहीं रुकेगा। तो अब मैं शॉर्ट में समराइज करूं, साइंटिफिक नेम वगैरह अच्छे से देख लेना इनके सबके, मैंने यहाँ पे समराइज करवा दिया आपको चीजें। अब देखिए ADE के, अब मैं आपको शॉर्ट में समराइज करवाता हूँ चीजों को। ADE के जब भी ए आएगा, आई रिलेटेड जब भी कोई बात आएगी, आई रिलेटेड बात आएगी तो ए से बात करिएगा, ए से बात समझ लीजिए, ए होगा, ए होगा। जब डी की बात आएगी तो हड्डियों की बात होगी, हड्डियों की बात होगी। बोन्स की बात होगी, बोन्स की बात होगी। ADE जब भी ई की बात होगी, जब भी ई की बात होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब भी बात होगी तो विटामिन ए वहाँ, ई वहाँ होगा, विटामिन ई वहाँ होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात होगी तो विटामिन ई वहाँ होगा, क्या होगा, विटामिन ई वहाँ होगा। ठीक है, मैंने सोचा था कि आज के लेक्चर में विटामिन ए को खत्म कर दूंगा, विटामिन को सारा खत्म कर दूंगा आपको, लेकिन खुद देखिए भाई, किसी चीज को अगर अच्छे से पढ़ाना है, समझाना है ना, तो ये टाइम पास नहीं होता है, फिर टाइम लगता है चीजों में। ठीक है, विटामिन ई रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा, उसके बाद विटामिन ADE के होगा, तो जब भी ब्लड होगा, जब भी ब्लड होगा तो वहाँ विटामिन के होगा, और अगर ब्लड होगा तो के होगा, के होगा तो ब्लड होगा। तो समझ रहे हो, तो ये इस तरह से कुछ शॉर्ट में चीजें याद रखने की हैं आपकी। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेरिलिटी टर्म आती है ना, आपकी साइंस वालों को तो पता है स्टेरिलिटी टर्म किसके लिए होती है। स्टेरिलिटी टर्म जब भी होगी तो ये रिप्रोडक्टिव के लिए होती है, स्टेराइल स्टेरिलिटी टर्म। तो देखिए, बोन्स होंगी, अगर बोन्स आर्थो के लिए भी होता है, ओस्टियो होता है टर्म, ओस्टियो टर्म भी बोन्स के लिए होती है। क्या टर्म होती है बोन्स के लिए, ओस्टियो होती है, आर्थो होती है। आर्थो और ओस्टियो टर्म दिख जाए तो बोन्स होंगी, और बोन्स होंगी तो डी होगा। कैल्शियम होगी तो हड्डियां होंगी, देखो कैल्शियम पता है हड्डियों के लिए जरूरी होती है, फास्फोरस हड्डियों के लिए जरूरी होती है, ये होगी तो हड्डियां होंगी। ये कुछ ट्रिक्स हैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की। आईज हैं, आई है तो भाई आई तो आई डायरेक्ट होगी, या ओप्थेल्मोजिस्ट, ऑप्थाल्मो जो OPD लगती है आपकी, ओप्था, इस तरह से कुछ टर्म होगी तो आई होगी, आई होगी तो विटामिन ए होगा। क्वेश्चन समझने के लिए कह रहा हूँ। तो स्टेरिलिटी होगी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी, ये इस तरह से टर्म लिखी होगी, कुछ भी सेक्सुअल, कुछ मेल, कुछ भी इस तरह से, जो आपका कुछ घुमा फिरा के जैसे भी लिखा होगा तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिखा होगा तो ई होगा। ठीक है, या कभी कभी स्किन से भी जुड़ा होता है इसका, कि हेयर लॉस वगैरह कुछ ऐसा, वो भी चीज होगी तो वो भी जो है ई से जुड़ा होगा। उसके बाद नहीं, कभी वो विटामिन H से भी कह सकता है, उसका के बारे में छोड़िए, ये नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, ये फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, उसमें अलग भी हो सकता है मसला। तो आप इतना ही याद रखिए फिलहाल। तो ब्लड होगा, तो ब्लड होगा तो विटामिन के होगा, के होगा तो विटामिन, और इसको याद रखिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंटी हेमोरेजिक, एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहते हैं, एंटी हेमोरेजिक। और विटामिन के की दो किस्में हैं, K1 K2। K2 ज्यादातर बैक्टीरिया से मिलता है, K2 ज्यादातर। अब हम इसके साथ ही शुरू करते हैं हमारा जो विटामिन
वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनके बारे में है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, दैट इज विटामिन, पहला विटामिन हमारा उसमें आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी को छोड़िए, पहले विटामिन बी 1 डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन बी को डिस्कस कर लेते हैं पहले। विटामिन बी 1, तो विटामिन बी 1 का जो हमारे पास नेम होगा, साइंटिफिक नेम है, उसका नाम है थायमीन। याद रखिएगा, पूछा जाता है विटामिन बी 1 क्या है, थायमीन क्या है, विटामिन बी 1 है। या इसको एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहा जाता है। एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी 1 थायमीन या एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहा जाता है। तो सॉल्युबल होगा वाटर में, इनसॉल्युबल होगा फैट्स एंड ऑयल्स में, और डिस्ट्रॉय बाय हीट हो जाता है, इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट। डिस्ट्रॉयड, वो स्टेबल थे हीट पे, ये डिस्ट्रॉयड बाय हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉयड बाय हीट, डिस्ट्रॉयड बाय हीट। सोर्स क्या क्या है इसका, सोर्स क्या क्या है भाई इसके, पल्सेस। विटामिन के जो सोर्सेज हैं, विटामिन बी 1 के जो सोर्सेज हैं आपके पास, पल्सेस हैं, नट्स हैं, होल सीरियल्स हैं, उसके बाद जैसे राइस, व्हीट, ये सारा है। उसके बाद यीस्ट है, एग यॉक है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, एटसेट्रा, ये सारे फ्रूट्स सोर्सेज हैं। पल्सेस जो है मेन, पल्सेस एंड सीरियल्स। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज, बात करें इसकी डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है। डेफिशिएंसी डिजीज से ही जनरली क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है हर बार। डेफिशिएंसी डिजीज इसकी क्या है, बी 1 की जो, एक तो साइंटिफिक नेम आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज जो है इसकी बेरी बेरी, विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी, यानी थायमीन की, कभी कभी बी 1 नहीं पूछेगा, बोलेगा बताओ बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन, वहां लिखेगा बी 1 नहीं लिखेगा, थायमीन लिख देगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, थायमीन कौन सा विटामिन है। तो बेरी बेरी ये क्या है, टाइप ऑफ पैरालिसिस है, यहाँ पे पैरालिसिस हो जाती है लेग्स की, पैरालिसिस समझ लो, ये पैरालिसिस ही है, पैरालिसिस ऑफ लेग्स है एक्चुअल में, ये पैरालिसिस ऑफ लेग्स है एक्चुअल में। बेरी बेरी क्या होती है एक्चुअल में, पैरालिसिस ऑफ लेग्स है। उसके बाद और जनरल वीकनेस है, पैरालिसिस तो हो गई समझो, फिर क्या है, ये जनरल वीकनेस ही है, जनरल वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ लेग्स है। एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, और लॉस ऑफ एपिटाइट, पहला तो बेरी बेरी है, दूसरी क्या है, लॉस ऑफ एपिटाइट। एपिटाइट क्या है भाई, एपिटाइट है भूख, भूख का ना लगना, भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना, ये भी थायमीन की कमी है। तभी तो कहते हैं ना, बी का सूल दे दो जी इनको, जिसको भूख बहुत कम लगती है, कुछ होता है तो उसको कौन सा कैप्सूल दे देते हैं जाके वहां पे, दे दो जी बी का सूल दे दो जी इनको, थोड़ा गर्मी हो गई है जिगर में, ये हो गया तो उनको बी का सूल दे देते हैं जाके। उसमें क्या होता है, बी 1 बी 2 बी 3 यही भरे होते हैं क्या, विटामिन, ठीक है, बी का सूल। तो लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसको भूख कम लग रही है, तो बेरी बेरी, ये मैन द बेरी बेरी, लेकिन मतलब ये है कहने का कि बेरी बेरी तो आप याद रखोगे बी 1 से बेरी बेरी बी 1, लेकिन कभी कभी बेरी बेरी लिखा होगा लेकिन यहाँ पे थायमीन लिख दिया होगा, क्या लिख दिया होगा, थायमीन, फिर आप बोलोगे थायमीन, ओ बी 1 है बी 2 है कौन सा है, तो थायमीन बी 1 है, थायमीन कौन सा है, बी 1 है, बी 1 थायमीन है, बी 1 थायमीन है, थायमीन किसी तरह से भी याद कर लो भाई, जैसे याद हो सकता है। बी 1 क्या करूँ मैं, अब इसको थायमीन को कैसे याद करूँगा, बी 1 जो है थायमीन है, इसमें कोई ट्रिक तो हम करेगी नहीं, ये तो रट्टा ही है। थायमीन जो है बी 1 है, थायमीन जो है बी 1 है और बेरी बेरी है, पहला ही याद रखना है, बी 1 थायमीन है, बेरी बेरी है, बी 1 थायमीन है, और इससे कौन सी डिजीज हो रही है, बेरी बेरी हो रही है। दूसरी है आपका सेकेंड वन इज बी 2, सेकेंड वन इज विटामिन बी 2, और बी 2 इज राइबोफ्लेविन, याद रखो, अच्छा अच्छा, अच्छे अच्छे नाम है भाई, हमारे साइंस के नाम कितने अच्छे होते हैं, राइबोफ्लेविन, 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 राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन, या इसको लैक्टोफ्लेविन कहोगे आप, और लैक्टोफ्लेविन भी कहोगे, लेकिन ज्यादातर नाम आएगा इसको राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन के नाम से ही ज्यादातर जाना जाता है।
राइबोफ्लेविन, कितना अच्छा नाम है, राइबोफ्लेविन, B1 राइबोफ्लेविन, B1 थाइमिन, B1 थाइमिन, B1 बोलो तो थाइमिन बोलो, B1 बोलो तो थाइमिन बोलो, थाइमिन बोलो तो बेरी बोलो। जब भी B1 बोलो तो बेरी थाइमिन बोल दो, B1 जब भी बोलो तो थाइमिन साथ में बोल दो, और जब भी थाइमिन बोलो तो उसके साथ बेरी बोल दो, बेरी बोल दो तो थाइमिन बोल दो, थाइमिन बोल दो तो B1 बोल दो। तो जब B2 बोलो साथ में बेरी बोल दो, जब भी B2 बोलो तो राइबोफ्लेविन साथ में बोल दो, और जब राइबोफ्लेविन बोल दो साथ में, उसके क्या बोल दो कि ये क्या है, ये चिलोसिस करता है, क्या करता है, चिलोसिस करता है, ग्रोथ। उसके बाद ये सॉल्युबल, वो तो आपको पता ही है, ये वाटर सॉल्युबल है, फैट्स में नहीं घुलेगा। उसके बाद सेंसिटिव टू लाइट है, और लेकिन ये स्टेबल टू हीट है, B2 जो है स्टेबल टू हीट है, स्टेबल टू हीट है, थोड़ा बहुत स्टेबल टू हीट है, बट वाटर सॉल्युबल है, यानी ये वो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ एनिमल्स है ये, असेंशियल टू ग्रोथ ऑफ, असेंशियल टू ग्रोथ, असेंशियल टू ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ एनिमल्स। अब इसकी डेफिशिएंसी में इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ एक दो, डेफिशिएंसी डिजीज जो है इसकी, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। हाँ, सोर्स इसके वही है, मिल्क, यीस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, लिवर, किडनी, एग वाइट एटसेट्रा, कुछ खास नहीं। डेली डोजेज जो 2 से 3 mg है। तो ये क्या करेगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिटार्ड, कम कर देगा ग्रोथ भाई, रिटार्ड्स ग्रोथ, ग्रोथ कम कर देगा, ठीक है। तो ग्लोटिसिस कर देगा, ग्लोटिसिस कर देगा, ठीक है। इसको इन्फ्लेमेशन, एक तो रिटार्ड कर देगा, दूसरा इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, ग्लोसिटिस कर देगा, ग्लोसिटिस। देखो ग्लोसिटिस, ये जो है ना, ये टर्म टंग के लिए यूज होती है, टंग के लिए यूज होती है टर्म, ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस कर देगा, क्या कर देगा, ग्लोसिटिस कर देगा, ग्लोसिटिस कर देगा, ग्लोसिटिस, ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग है, क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, इन्फ्लेमेशन, टंग की इन्फ्लेमेशन कर देगा, जुबान का फूलना, समझते हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। देखा होगा कभी जबान फूल जाती है इंसान की, वो डार्क रेड टंग हो जाती है जबान, डार्क रेड टंग, डार्क रेड टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग कर देता है, ग्लोसिटिस। तो उसके साथ दूसरा क्या कर देता है, चीलोसिस। देखो कॉर्नर्स के ऊपर वो जो है क्रैकिंग हो जाती है, माउथ और लिप्स की जो है कभी क्रैकिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं चीलोसिस, चिलोसिस या किलोसिस पढ़ोगे इसको। ये क्या है, क्रैकिंग और फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप, क्रैकिंग, क्रैकिंग और फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। होंठों के और मुंह के ऊपर वो छोटे छोटे छाले से बन जाना, छोटे 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 छोटे, तो दैट इज कीलोसिस, ठीक है। तो मुंह से जुड़ी हुई बीमारी जो भी इस तरह से आ जाएगी, तो ये आपका जो है ग्लोसिटिस, ये आ जाएगी B2, ये आ जाएगी ग्लोसिटिस, किलोसिस, ग्लोसिटिस, किलोसिटिस, किलोसिस, किलोसिस, ग्लोसिसिस और किलोसिस। जब भी ग्लोसिटिस और किलोसिस आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कौन आ गया, B2 आ गया, B2 आ गया, B2 आ गया। और B2 आया तो कौन आएगा, राइबोफ्लेविन आया, राइबोफ्लेविन आया, राइबोफ्लेविन। तो जब भी B2 बोलो राइबोफ्लेविन बोलो, राइबोफ्लेविन बोलो तो ग्लोसिटिस बोलो और किलोसिस बोलो, ग्लोसिटिस बोलो और क्लोसिस बोलो। तो इतना कुछ तो है नहीं भाई, आप जेके एसएसबी में आपको तो यही चीजें याद रखनी है, इतना ज्यादा मुश्किल तो आपको याद कुछ रखने के लिए है नहीं। तीसरी चीज आपको जो है इम्पोर्टेंट, बी सिक्स जब भी B6 बोलो तो पायरिडॉक्सिन बोलो, क्या बोलो, पायरिडॉक्सिन बोलो या पायरिडॉक्सिल बोलो, पायरिडॉक्सिन बोलो या पायरिडॉक्सिल बोलो, और ज्यादातर पायरिडॉक्सिन ही बोला जाएगा। बट पायरिडॉक्सल भी बोला सकता है, पायरिडॉक्सिमीन भी बोल सकते हो, लेकिन 3 सब्सटेंसेस की मिक्सचर होती है, बट आपको एक ही याद रखोगे ना, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। पायरिडॉक्सल हो सकता है, पायरिडॉक्सिन हो सकता है, पायरिडॉक्समीन हो सकता है, लेकिन आपको एक याद रखना है, तो तीनों में से एक तो चल जाएगा आपका, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल या पायरिडॉक्स एमीन, इन 3 का मिक्सचर होता है ये। तो या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, एडर एमीन हो सकता है, क्या, एडर एमीन, ये भी ना अलग से आ सकता है, एडर एमीन, एडर एमीन हो सकता है, एडर एमीन, एडरमीन, एडरमीन, एडरमीन,
एडरमिन कभी ऐसे हो सकता है, एडरमिन ऐसे भी हो सकता है, कभी शॉर्ट में नाम इसका एडरमिन भी हो सकता है, लेकिन पॉलीडॉक्सिन जो ज्यादा कॉमन नेम है इसका। तो सॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल है फैट्स एंड वाटर में, तो पता ही है। उसके बाद राइस में मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा, फिश, मीट, या यॉक, होल सीरियल्स, व्हीट, ग्राम में वगैरह मिलेगा। लेकिन इसका क्या है, ये एनीमिया करता है, एनीमिया करता है, ब्लड लेडनेस, एनीमिया इसकी जो मेन डेफिशिएंसी करती है कॉज, वो क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, एनीमिया, एनीमिया करेगा ये, एनीमिया करता है। एनीमिया मींस ब्लडलेसनेस इन मैन, ब्लडलेसनेस, ब्लड की कमी हो जाएगी भाई, ब्लडलेसनेस इन मैन, ब्लडलेसनेस इन मैन यानी। और उसके बाद जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, ब्लडलेसनेस इन मैन, पलेग्रा करता है, कॉजेस पलेग्रा, कॉजेस पलेग्रा, पलेग्रा भी करता है, ब्लड एनीमिया करता है, ब्लडलेसनेस मतलब खून की कमी करवाता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी। दूसरा पलेग्रा, श्रिवल्ड स्किन, श्रिवल्ड स्किन, श्रिवल्ड स्किन, बिल्कुल स्किन, पलेग्रा क्या है, श्रिवल्ड स्किन, पलेग्रा भी काज करता है, श्रिवल्ड स्किन। और रैट्स के अंदर भी देखा गया है कि स्पेसिफिक डर्माटाइटिस मतलब एक्रो एक्रो एक्रोडाइनिया काज करता है रैट्स में, रैट्स में एक्रोडाइनिया काज करता है, एक्रोडाइनिया, कभी पूछा जा सकता है एक्रोडाइनिया कौन काज करता है, तो यही विटामिन रैट्स में, लेकिन पार्टिकुलरली एक्रोडाइनिया काज करता है। उसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम को जो है, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, इफेक्ट नर्वस सिस्टम को, हाँ, जर्नल वीकनेस, इंसोम्निया करता है, इंसोम्निया, हाँ, इंसोम्निया, इंसोम्निया समझते हो, रात को अचानक जाग जाना, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, रात को अचानक नींद का खुलना, अचानक नींद का खुल जाना, क्यों, क्योंकि ये जो है इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इफेक्ट्स किसको इफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और जर्नल वीकनेस काज करेगा भाई, इंसोम्निया जब होगा तो जर्नल वीकनेस तो होगी, जर्नल वीकनेस, इंसोम्निया काज करता है, इंसोम्निया जो है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की एक प्रॉब्लम है जहां इंसान अचानक रात को जाग जाता है, दैट इज इंसोम्निया। ठीक है, इंसोम्निया काज करता है, नींद में अचानक चलना भी शुरू हो सकता है, नहीं भी चलेगा लेकिन अचानक जाग जाएगा, अचानक नींद उसको जाग जाएगी, ऐसा फ्रेश हो जाएगा उसके बाद रात को, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, जनरल वीकनेस काज करेगा, तो पेलेग्रा करेगा, एनीमिया करेगा, तो ये विटामिन D6 है। तो जब भी B6 आएगा पायरिडॉक्सिन याद रखिएगा, B6 के साथ बोलिएगा पायरिडॉक्सिन, B6 के साथ बोलिएगा हमेशा पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन जब बोला तो बोला एनीमिया, बोला एनीमिया, बोला एनीमिया, बोलो उसके साथ पैराग्रा, पेलेग्रा, 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 एनीमिया, एनीमिया, पेलेग्रा, एनीमिया, इंसोम्निया, ये सारी चीजें साथ में बोलिए। B2 बोलो तो फिर राइबोफ्लेविन बोलो, जब भी B2 बोलो तो राइबोफ्लेविन बोलो, राइबोफ्लेविन बोलो तो उसके साथ बोलो क्या, ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस बोलो, चिलोसिस बोलो, B1 बोलो तो थाइमिन बोलो, थाइमिन बोलो तो बेरी बेरी बोलो, ठीक है। इस तरह से ये चीजें याद रखिए। उसके बाद हमारा आ गया B12, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, B12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। B12 का नाम भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, B12 कौन सा विटामिन है, B12, B12 को कहा जाता है साइनो अमीन, साइनो साइनो अमीन, कोबाल अमीन, अमीन, इसमें कई बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट है, तो याद रखिए इट कंटेन्स कोबाल्ट, इट कंटेन्स कोबाल्ट। B12 जो है साइनो कोबाल एमीन, नाम से पता चल रहा है इसमें कोबाल्ट है, इट कंटेन्स कोबाल्ट, इसके अंदर क्या है भाई, कोबाल्ट है, इट कंटेन्स कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल है, स्टेबल टू हीट है, ये भी मिल्क, एग एटसेट्रा ये यहाँ से मिल जाता है, ये इनके मीट से मिल जाता है। उसके बाद एनीमिया, पैरानिशियस एनीमिया होता है भाई, पैरानिशियस एनीमिया खास करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी, अगर इसकी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी,
डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज होगी? पैरानीशियस एनीमिया, पैरानीशियस एनीमिया, पैरानीशियस एनीमिया। पैरानीशियस एनीमिया में क्या होता है, जहां आरबीसीज जो हैं डेफिशिएंट हो जाते हैं हेमोग्लोबिन में, आरबीसीज जो हैं डेफिशिएंट हो जाते हैं हेमोग्लोबिन में, आरबीसीज में हेमोग्लोबिन की कमी पड़ जाती है, डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन। और इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ हो जाती है इसकी कमी से भी, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ हो जाती है। ये इतना नहीं आएगा आपको, इस चक्कर में मत पड़िए, आप इतना याद रखिए, परनिशियस एनीमिया, परनिशियस एनीमिया, आरबीसीज जो है वो डेफिशिएंट हो जाते हैं हेमोग्लोबिन में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आरबीसीज को जो है, आरबीसीज जो है वो दे गेट डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन, उनकी जो है डेफिशिएंसी हो जाती है हेमोग्लोबिन में, आरबीसीज गेट डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, परनिशियस एनीमिया हो जाता है इससे। तो जब भी आएगा विटामिन बी ट्वेल्व तो याद रखिएगा साइनोकोबालामीन, और साइनोकोबालामीन की बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट होता है। तो जब बोलो बी ट्वेल्व तो बोलो साइनोकोबालामीन, जब बोलो साइनो को बी ट्वेल्व तो बोलो साइनोकोबालामीन, और उसके अंदर क्या होगा, कोबाल्ट, और होगा कोबाल्ट तो क्या करेगा, डेफिशिएंसी अगर उसकी हो जाएगी तो हो जाएगा परनिशियस एनीमिया। और उसके अंदर क्या होता है, परनिशियस एनीमिया में आरबीसी जो है उनके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर उसके बाद आता है आपका विटामिन बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स जो है, या भी पूरा का पूरा जो है बी कम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन हो जाता है, जिसके अंदर B1 B2 B6 B12 बायोटिन, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, B5, नियासिन, विटामिन B3 एंड ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये इसमें बेरी बेरी एंड पैरानीशियस एनीमिया सारा ये कंबाइंड हो जाता है, जो ये आपका कौन सा जाता है, इसको बोलते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स जो होता है, इसको पूरे को मिला के बी कम्प्लेक्स बोला जाता है, पूरे को बी कम्प्लेक्स में क्या आता है। अब जब बात करें बी कम्प्लेक्स की, बी कम्प्लेक्स की जब बात करते हैं ना, तो बी कम्प्लेक्स जो है, बी कम्प्लेक्स में पूरा आता है B1 B2 B6 B12, उसके बाद आपका जो है B3, और B3 आई थिंक जो है इसको नियासिन एसिड बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं इसको, एक बार चेक कर लीजिएगा। B5 जो है इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, जी बिल्कुल। नियासिन आप चेक कर लीजिएगा, B3 जो है इसको नियासिन, B3 जो है पेंटोथेनिक एसिड, ये भी मिक्सचर है इसी की, B3 इन सबको मिला के जो है B3। उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था विटामिन H, वो भी इसी के अंदर आ जाता है, जिसको हम बायोटिन कहते हैं। ये सारे के सारे मिला के जो है इनको हम क्या कह देंगे, इनको हम कह देंगे, इनको हम कह देंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स, इसको हम कह देंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स। ये जो है आपका विटामिन बी कम्प्लेक्स हो गया। विटामिन बी कम्प्लेक्स के बारे में हम सारे डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है, ये विटामिन बी एच जो है इसमें नहीं आएगा, विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है इसमें ये नहीं आएगा। विटामिन बी कम्प्लेक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। विटामिन नियासिन कहते हैं इसको, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, निकोटीनिक एसिड भी कह सकते हो, निकोटीनिक एसिड भी कह सकते हो, निकोटीनिक एसिड भी कह सकते हो, ठीक है। अब आपका लास्ट विटामिन बचता है, जो नाम है उसका विटामिन सी। वाह, विटामिन सी, लास्ट विटामिन कौन सा है, वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल, तो ओब्वियसली वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है साइंटिफिक नेम, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो सॉल्युबल इन वाटर है, ओब्वियसली है। अगर कुकिंग वगैरह प्रोलॉन्ग एक्सपोजर दोगे इसको तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। जो भी जो भी आपके पास, अगर इसका लॉस आपने रोकना है तो जो भी वेजिटेबल्स रिच होंगी विटामिन सी में, उनको आपने क्लोज पैन वगैरह में पकाना है, और प्रेशर कुकर में पकाना है। तो विटामिन सी जो है वो रेजिस्टेंस टू बॉडी, बॉडी का रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ाता है, यानी इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। विटामिन सी जो है इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, हम आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस इम्यून सिस्टम, इंक्रीज करता है।
इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, ठीक है। मेंटेन करता है हेल्थी स्किन, मेंटेन करता है हेल्दी स्किन, हेल्दी स्किन को मेंटेन करता है, हेल्दी स्किन को मेंटेन करता है, ठीक है। और आपके जो कट्स वगैरह होते हैं कहीं लगे होते हैं उनको हेल करने में प्रॉपरली हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन सी, और क्या है विटामिन सी के बारे में याद रखिए, इम्यून सिस्टम, मैन इम्यून, जैसे आपने सुना होगा उस टाइम भी आपको जब लिम्सी खिला रहे थे भाई, कब लिम्सी, जब कोरोना हो रहा था तो लिम्सी चुपाओ चूसो जी, लिम्सी थी उसमें क्या था, विटामिन सी ही तो था, क्यों चुप चुसा रहे थे, लिम्सी चूसो, लिम्सी लिम्सी लिम्सी, विटामिन सी था उसके अंदर, क्यों, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, विटामिन सी बोलो, बोलो विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, लिम्सी लिम्सी, विटामिन सी, लिम्सी बोलो, लिम्सी चूसो, एक एक लिम्सी दिन की दो दो तीन दिन, क्यों, विटामिन सी है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, कोरोना जो है आप पे असर ना कर पाए, ठीक है। तो आपका जो आपकी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस आपका बॉडी का बढ़ जाए डिजीज की तरफ, रेजिस्टेंस जो है आपका बॉडी जो है पूरी रेजिस्टेंट वो हो जाए बॉडी उसकी तरफ, कोरोना की तरफ जो है, इसी तरह लिम्सी आपको बोल रहे थे चूसने के लिए 2020 के अंदर, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो ये विटामिन सी जो है ये कहाँ पाया जाता है, सी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, सिट्रस समझते हो, सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स मेन सोर्स इसका क्या है, सिट्रस फ्रूट्स, सोर्स क्या है, सोर्स है इसका, मेजर सोर्स है इसका सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे, खट्टे भाई साहब, खट्टे फल, जो भी खट्टे फल हैं आपके सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल तो समझते हो अब आप, कि वो भी बताने पड़ेंगे, ऑरेंज, लेमन, जो भी आपके खट्टे फल हैं, आंवला, हाँ जी, टोमेटो, उसके बाद ये वाले हैं, उसके बाद चिल्लीज भी हैं आपकी, मिर्ची, सी सी, मिर्ची खाओ, सी होगा, सी निकलेगा, सी से सी होगा। डेली डोजेज की रिक्वायरमेंट कितनी है, लगभग 75 mg। उसके बाद जो है विटामिन सी स्प्राउटेड पल्सेस से निकलता है, जर्मिनेटेड ग्रैंड से है, उसके बाद कैबेज है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, वो तो है, लेकिन मेजर जो बोल रहा हूँ मैं, मेजर तो सिट्रस फ्रूट सी है, सी। अब काजेस, अब इसकी डेफिशिएंसी डिजीज अगर हो जाएगी, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, डेफिशिएंसी से हो जाएगी स्कर्वी, स्कर्वी डेफिशिएंसी से हो जाएगी, स्कर्वी, स्कर्वी डेफिशिएंसी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, याद रखिए, जब भी डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन सी तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स शुरू हो जाएगी, गम्स, ये जो मुंह के अंदर गम्स होते हैं आपके, ये इनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, स्कर्वी, स्कर्वी, सी से स्कर्वी, सी विटामिन सी, सी बोले तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बोले तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर हो गई तो हो जाएगी स्कर्वी, सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी बोले तो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। दूसरा पायरिया, 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 पी वाई ओ डबल आर एच ई ए, पायरिया, 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 देख लीजिए, PYPYORRHEA, पायरिया, पायरिया क्या है, वही लूजनिंग एंड, लूजनिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ टीथ, टीथ की लूजनिंग एंड ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, पायरिया। तो जब भी स्कर्वी हो, पायरिया हो, तो समझो कमी हो गई किसकी, विटामिन सी की, खा लो खट्टे फ्रूट, खा लो खट्टे फ्रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन सी के बारे में, ये हो गया आपका विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी। फाइनल विटामिन, दैट इज विटामिन, दैट इज विटामिन एच, विटामिन एच, नाम है जिसका बायोटिन, बायोटिन, ना तो सॉल्युबल फैट में, नहीं वाटर में, नहीं एक्सेप्शनल केस, तो कहाँ पे, यीस्ट में मिलता, लीवर में मिलता, किडनी एंड मिल्क में मिलता। तो कि डर्माटाइटिस इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी, डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो डर्माटाइटिस हो जाएगी, स्किन की प्रॉब्लम, डर्माटाइटिस, जब भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं हम, स्किन वाले के पास जा रहे हैं भाई, डर्माटाइटिस हो जाएगी, यानी स्किन डिजीज हो जाएगी कोई,
स्किन की डिजीजेस हो जाएंगी, इससे स्किन डिजीजेस हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ हेयर हो जाएगा, इसीलिए बायोटिन आप सुनते हो प्रोडक्ट्स, बायोटिन वटन हेयर के रिलेटेड कितनी एड्स वेड्स आती रहती है। लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर। और दूसरा दूसरा जो है पैरालिसिस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बायोटिन जो है हेयर के रिलेटेड, जब भी हेयर के रिलेटेड बात आ जाए, बालों के रिलेटेड, बहुत गंभीर बात है भाई, बालों के रिलेटेड, वाह, बालों के रिलेटेड बात आए तो समझ लेना भाई बायोटिन की बात हो रही है, एच की बात हो रही है। तो ये तो विटामिन में हमें बचे हुए हैं विटामिन B3, B5 एंड B9। इनके बारे में थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमको दे देता हूँ, उसके बाद जो है हम सीधे चले जाएंगे इसके MCQs के ऊपर। तो विटामिन B3 क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। विटामिन B3 क्या है। विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, नियासिन भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, नियासिन। विटामिन B3 को हम नियासिन कहते हैं, नियासिन भी इसको कहते हैं हम। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, या इसको जो दूसरे नाम इसके दिए जाते हैं, इसको निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है, निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है, निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है, या इसको कहा जाता है निकोटिन एमाइड, निकोटिन एमाइड के नाम से इसको भी जाना जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन B3, ओबियसली बी कम्प्लेक्स जितना भी है तो कैसा है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, बी कम्प्लेक्स से बिलोंग करता है। सोर्स क्या है इसके, वही सोर्सेज हैं, मीट, फिश, ग्राउंडनट, होल ग्रेन, पल्सेस, लिवर वगैरह। और जो बॉडी है हमारी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है, एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। तो ये बॉडी जो है वहाँ से भी ट्रिप्टोफैन, हमारी बॉडी जो है इस अमाइनो एसिड से भी इसको बना लेती है, ठीक है। इस ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से भी नियासिन बन सकता है, नियासिन बन जाता है। ट्रिप्टोफैन जो है इसको इससे भी बना सकती है। तो इसका जो है विटामिन B3 जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। विटामिन एसिड, इस विटामिन जो है इसका बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही अहम रोल है किस चीज़ में, इसको फॉर्मेशन करने में, किस चीज़ की फॉर्मेशन करने में, ये 2 कोएंजाइम्स बनाता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 कोएंजाइम्स। याद रखिएगा, 2 कोएंजाइम्स के बनाने में बड़ी हेल्प करता है। 2 कोएंजाइम्स बनाने में बहुत हेल्प करता है। जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, NAD और NADP। NAD आपका होता है निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ फास्फेट लग जाता है, पी जो है फास्फेट के लिए जुड़ जाता है। NAD और NADP के जो इसमें है कोएंजाइम्स, इनके साथ इसका जो है बड़ा रोल है। विटामिन जो है B3, विटामिन B3 का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इसका, इसमें इन कोएंजाइम्स में। उसके बाद ATP प्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कभी पूछ लेगा। इनडायरेक्ट विटामिन कौन सा विटामिन जो है कोएंजाइम, एज अ कोएंजाइम जो है जिसका रोल रहता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम NAD और NADP, तो आप लिख दोगे विटामिन B3। इसी तरह से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका रोल रहता है इन द ATP प्रोडक्शन या ATP फॉर्मेशन में, किसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रोल रहता है, तो आप बोलोगे विटामिन B3। इसी तरह से ATP प्रोडक्शन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल में किसका रोल है, क्योंकि ये NADP जो है ये सारे के सारे कोएंजाइम्स कहाँ यूज होते हैं, इसी में, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पे चलती हैं ये सारा प्रोसेस, जिसने बायो पढ़ी होगी उसको पता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये रेस्पायरेशन के स्टेप्स हैं सारे, सेलुलर रेस्पायरेशन के, जिस तरह से डाइजेशन होता है प्रोसेस, इस तरह से रेस्पायरेशन भी एक प्रोसेस होता है, सेलुलर
रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन में जो है ये सारे स्टेप्स चलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी। यहाँ पे विटामिन बी3 का जो है काफ़ी अहम रोल है, काफ़ी अहम रोल है विटामिन बी3 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस चीज़ का काफ़ी अहम रोल है विटामिन बी3 का, ठीक है। तो फाइनली एटीपी प्रोडक्शन में भी इसका बहुत रोल है, एटीपी प्रोडक्शन में भी। तो क्योंकि ये जो नियासिन जो है, अब सिंपली आपको बता दूं, नियासिन जो है, नियासिन एसेंशियल रहता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एसेंशियल है किसके लिए? एटीपी प्रोडक्शन के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है एसेंशियल है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि ये बनाता है एनएडी और एनएडीपी पॉजिटिव, और एनएडी और एनएडीपी पॉजिटिव जो है ना, ये एनएडीपी जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? सेलुलर रेस्पायरेशन में। और सेलुलर रेस्पायरेशन में ही जो है एटीपी फॉर्मेशन होती है आपकी भाई। जब आप पढ़ोगे ना एरोबिक एनारोबिक रेस्पायरेशन, वहाँ पे ही सेलुलर रेस्पायरेशन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितना अहम रोल है इन दोनों का इसमें, ये जो है एनएडी और एनएडीपी पॉजिटिव का इसमें। बाकी जो है फंक्शन इसका एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, हेल्थ, स्किन, नर्वस सिस्टम, स्पोर्ट वगैरह वगैरह ये जो है। और इसकी डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी क्या करती है? अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए विटामिन बी3 की, पेलेग्रा हो जाएगा। और पेलेग्रा को आप कैसे करेक्टराइज करते हो? पेलेग्रा को करेक्टराइज करने के लिए याद रखेगा 4Ds। क्या याद रखेगा? 4Ds। सबसे पहले होता है डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस, स्किन के ऊपर लेशंस आ जाना, डर्माटाइटिस। दूसरा होता है डिमेंशिया, दूसरा होता है डिमेंशिया। तीसरा होता है डायरिया, डायरा। और फाइनली वही जो अल्टीमेट होता है डेथ, अगर अनट्रीटेड रह गया तो। अगर अनट्रीटेड रह गया तो डेथ भी हो जाता है। तो 4Ds, डिमेंशिया को कैरेक्टराइज करने के लिए 4Ds। अगर ये वाला कंसिडर नहीं करोगे तो 3Ds, अगर ये कंसिडर करोगे तो 4Ds, डेथ भी कंसिडर करोगे तो 4Ds होते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स इसके रफ स्किन, मेंटल कंफ्यूजन, वीकनेस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ये इसके सिम्टम्स हैं। तो जो ये है ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्टोफैन जो है, ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हो जाता है नियासिन में। तो इस तरह से आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ विटामिन बी3 के बारे में मैंने आपको बता दी। विटामिन बी3 के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इस तरह से नाम कब आता है? विटामिन बी5, विटामिन बी5 जो है इसको यूबिक्यूटस विटामिन भी कहा जाता है, यूबिक्यूटस विटामिन, यूबिक्यूटस विटामिन। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। ऐसा नाम क्यों पड़ा इसको? क्योंकि ये निकला हुआ है भाई ग्रीक वर्ड पेंटोथीन से, ग्रीक वर्ड पेंटोथीन से, जिसका मतलब होता है एवरीवेयर। पेंटोथीन का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर। यानी अब नाम से ही पता चल गया, इसको इसलिए कहते हैं एवरीवेयर क्योंकि ये ऑलमोस्ट, यूबिक्यूटस मतलब एवरीवेयर, पेंटोथीन मतलब एवरीवेयर, यानी ये ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट हर फूड में पाया जाता है, ऑलमोस्ट हर फूड में या सब फूड्स में पाया जाता है, सब फूड्स में पाया जाता है, सब फूड्स में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है बहुत रेयर होगी भाई। जब सब फूड्स में होगा तो डेफिशिएंसी क्या होगी? वेरी रेयर होगी। डेफिशिएंसी जब रेयर होगी तो डिजीज भी बहुत कम होगी। तो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल तो है ही क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से है। उसके बाद बात करें तो फंक्शन इसका क्या है? फंक्शन इसका क्या है ये याद रखिएगा, कोएंजाइम ए बनाता है, कोएंजाइम ए। ये भी एक कोएंजाइम है, शॉर्ट में इसको कोएंजाइम ए इस तरह से लिखते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम करता है फैट मेटाबॉलिज्म में, फैट मेटाबॉलिज्म। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन चीज़ों में हेल्प करता है। एनर्जी प्रोडक्शन में भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। तो शॉर्ट में कभी आ जाए एटीपी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कौन करता है? विटामिन बी3 करता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट एनएडी और एनएडीपी की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एनएडी वो डायरेक्ट उनके एंजाइम्स, कोएंजाइम्स हैं। विटामिन बी3 जो है डायरेक्ट कोएंजाइम है इसका, एनएडी और एनएडीपी का। तो डेफिशिएंसी इसकी रेयर है। तो अगर रेयर है तो इसमें जनरली जो है बर्निंग फीट सेंसेशन आ जाती है, बर्निंग, पैर जलना, बर्निंग फीट सेंसेशन। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बर्निंग फीट सिंड्रोम आ जाएगा, नमनेस आ जाएगी,
नमनेस आ जाएगी। ठीक है, तो यूबिक्यूटिस को इसलिए कहा जाता है, यूबिक्यूटिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे फूड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है विटामिन B9। आफ्टर दैट इट इज विटामिन B9 जिसको कहा जाता है फोलेट और फोलिक एसिड। फोलेट जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है या ग्रीक वर्ड से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। फोलेट जो है विटामिन B9 जो है, तो इसको फोलियम वर्ड्स, ये फोलियम से निकला हुआ है। फोलियम का मतलब होता है लीफ, फोलियम का मतलब होता है लीफ, और फोलियम जो है लीफ का मतलब क्या है, लीफ का मतलब क्या है, लीफ का मतलब होता है भाई, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये ज़्यादातर पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। तो नेचुरल फॉर्म इसकी फोलेट है, फोलेट। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स से ही है ये। तो मेन फंक्शन इसका क्या है, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, आरबीसीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इम्पॉर्टेंट है, आपने सुना होगा फोलिक एसिड की टेबलेट दे देते हैं भाई प्रेगनेंसी के टाइम लेडीज़ को खाने के लिए। इम्पॉर्टेंट है जो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा विटामिन दिया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो विटामिन B9 ही दिया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी फीटल जो फीटल की ग्रोथ हो रही होती है तब दिया जाता है। फीटल डेवलपमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फीटल डेवलपमेंट में दिया जाता है। ठीक है, तो अगर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, बोन मेरो वगैरह वगैरह, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है ये। ठीक है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी डेफिशिएंसी, इसके लिए मैंने आपको बताया था विटामिन B9 बताना ज़रूरी था। इसकी डेफिशिएंसी से मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, मैगेलोब्लास्टिक मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से, याद रखिएगा। इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी V9 की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, यानी लार्ज इमेच्योर आरबीसीज हो जाएंगे, बड़े बड़े आरबीसीज होंगे, लार्ज होंगे। ठीक है, बड़े बड़े और इमेच्योर आरबीसीज होंगे। ठीक है, वीकनेस हो जाएगी, फैटीग, थकावट फील होगी, एटसेट्रा। और प्रेगनेंसी के दरमियान क्या होगा, यहाँ जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंशन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी ब्रेन के अंदर थोड़े बहुत वो जो है ना, बच्चे का जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो थोड़ी स्वेलिंग आएगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये चीज़ आ जाएगा इसके अंदर, अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी तो। एक तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, दूसरा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसके अंदर आ जाएगा भाईजान। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। विटामिन B3 विटामिन और कहाँ पाया जाता है, बीन्स पल्सेस में पाया जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खासकर स्पाइनिच के अंदर पाया जाता है, तभी बोलते हैं पालक दे देते हैं खाने के लिए, आयरन होता है, कैल्शियम होता है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, विटामिन B3 जो B9 जो है ना, ये B9 और B12 जो है मिल के काम करते हैं। हाँ, B9 जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लेकिन किसी के अंदर अगर नर्वस प्रॉब्लम भी आ रही है तो समझो उसके अंदर B12 भी कमी हो रही है, B12 की भी कमी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी B3 B12 और B9 के बारे में। अब हम जो हैं, अब मैं आपको दे दूंगा इस पे MCQs लगाने के लिए भाई, MCQs। अब MCQs आप लगाइए और मुझे बताइए भाई, आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए इसके। क्वेश्चन जो है आपके लिए ये रहा, ब्लड इन यूरिन और स्टूल can be caused by deficiency of which of the vitamin? A, folate, phyloquinone, thiamine. Second question,
Hemorrhagic disease. The hemorrhagic disease of newborn is caused due to deficiency of Ka, B6, B12. Third one. Which vitamin contain metal atom? डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4. इनके रिप्लाई कमेंट में दीजिएगा भाई. विच विटामिन प्लेज vital role in coagulating property of blood. Fifth, which vitamin is believed to cure the common cold? Option A, C, K, D. Sixth question. Which vitamin contains niacin? First A, B, C, D. Seventh important question. Which one of the following pairs is not correctly matched? A, osteomalacia. D, rickets. B12. C करिए. Scurvy. B1. Berry. Eighth. Which vitamins deficiency lowers the
rate of calcium absorption from food on D, second C, third B, फोर्थ के। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स are normally made in kidneys? एक्चुअल में ये मेड इन किडनीज नहीं होता है, ये एक्टिवेट इन किडनीज होता है, एक्टिवेटेड इन किडनीज। किडनीज की बात आएगी जब, तो किडनीज में कौन सा विटामिन एक्टिवेट होता है? एक्टिवेटेड इन किडनीज, एक्टिवेट होता है, मेड नहीं होता है। मेड तो वो, चलिए खुद आप इस क्वेश्चन को रिसर्च करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कौन सा एक्टिव जो विटामिन है जो एक्टिवेट होता है किडनीज में। ये क्वेश्चन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, एंटी स्टेरिलिटी, विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन? विच विटामिन, ये मैं आपको बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफेरॉल? फॉलोइंग विटामिन टोकोफेरॉल, कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल है? ए है, बी है, सी है या ई है? उसके बाद केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? ये भी आपको आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, निकल जाने चाहिए आपको। विच विटामिन, एक दो क्वेश्चन होगा जो नहीं निकलेगा, बट इसीलिए मैंने वो भी कवर अप करवा दिया, इसको आप देख लीजिए। विच विटामिन इज कंसिडर्ड एज हार्मोन कर्सर? हार्मोन का प्रीकर्सर किसको माना जाता है? हार्मोन का प्रीकर्सर किसको माना जाता है? एंटी स्टेरिलिटी, ये भी बता दिया मैंने। तो बाकी हाँ, एक क्वेश्चन और है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। विच विटामिन इज स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू? कौन सा विटामिन है? ए है, विटामिन बी है, सी है, विटामिन के है या विटामिन B5 है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो एडिपोज टिश्यू और लीवर में स्टोर होता है? तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। बाकी अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो भाई लाइक, शेयर और कमेंट्स तो ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। एनर्जी तो थोड़ी बहुत प्रोवाइड करनी पड़ेगी भाई, तभी जाके काम करने की हिम्मत आएगी। एनर्जी के बिना क्या ही होता है, ठीक है। मोटिवेशन तो आपकी तरफ से ही आएगी, तब जाके ही हम भी कुछ काम कर पाएंगे। तो बाकी थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। हाँ, ये जो है विटामिन इसके साथ आपके कंप्लीट होते हैं। बाकी जो अगर MCQs अपनी तरफ से भी लगाते रहिए, मुझे अगर MCQs विटामिन पे मिलते हैं तो मैं और MCQs भी इसके जितने भी मिलते जाएंगे, मैं आपको कहीं कहीं पे भी विटामिन रिलेटेड जो है किसी और चीज़ पे भी कवर अप करवाते जाऊँगा, क्योंकि मेरी आदत है कि जहाँ भी, ज़रूरी नहीं इसी टॉपिक के अंदर, कहीं हम और टॉपिक भी जब पढ़ेंगे तो अगर मुझे MCQs किसी और चीज़ के रिलेटेड मिलेगा, इसी के रिलेटेड अगर कहीं कोई मिलता है मुझे, तो मैं किसी और टॉपिक के अंदर भी उसको आपको समझा दूंगा। तो बाकी थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, ये सीरीज़ जो है काफ़ी अच्छी लग रही होगी, मुझे तो यही उम्मीद है। बाकी अब भी बेहतर जानता है। थैंक यू।